चलिए सर, फाइनली अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटर्न चैप्टर के अंदर, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में रिटर्न चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ अपडेटेड रिटर्न इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स ब्रॉट बाय फाइनेंस एक्ट 2025 जो आने वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, जो बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, आप कॉन्टिन्यूटी में है, हम लोग तीसरे लेक्चर में है रिटर्न चैप्टर के, राइट। और जो बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं तो सर हम लोग अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स। जो अमेंडमेंट्स किसके थ्रू आई हैं? फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू आई हैं, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे आप हैं, आपके एग्जाम्स कब हैं? मई 26, सितंबर 26, जनवरी 27, या फिर सीएमए स्टूडेंट जून 26, दिसंबर 26। ठीक, 23rd एडिशन की बुक रेफर कर रहे हैं हम लोग इस क्लास के डिस्कशन के लिए, राइट। लेक्चर 3 में है रिटर्न चैप्टर के। अगर आप इस लेक्चर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, हो सकता है आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 के भी लिंक मिले और वो क्लास अभी भी एक्टिव हो, क्योंकि बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए मैं क्लासेस को अपलोड करूंगा। हाँ, ये जो अमेंडमेंट का डिस्कशन है, अपडेटेड रिटर्न का डिस्कशन है, ये जो पूरा डिस्कशन है अपडेटेड रिटर्न इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, ये वाला पोर्शन प्राइवेट नहीं होगा। तो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके, अगर कोई क्लास प्राइवेट नहीं है तो आप अटेंड कर सकते हैं। हम लोग रिटर्न चैप्टर के लेक्चर 3 में है, अपडेटेड रिटर्न का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज ही की क्लास में हम लोग पहले अपडेटेड रिटर्न का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर एक और डिस्कशन हमारा बच रहा है, कौन सा? पैन और आधार से रिलेटेड डिस्कशन। तो आज मोटा मोटी क्लास में 2 मेजर डिस्कशन है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के। फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स कवर कर रहे हैं। क्लास में आपके साथ बात हो गई है कि हम लोग बजट 2026 जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो अमेंडमेंट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। आपका प्रीवियस ईयर 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27 है। ठीक सर, बजट 2026 की जो अमेंडमेंट्स है वो इस असेसमेंट ईयर के लिए भी है, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए भी है। तो आप कहीं पर मान लो पढ़ोगे और बोलोगे सर ये अमेंडमेंट्स तो असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, तो हमें तो एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूं पिछली 2 क्लास में सर, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं बजट 2026 के थ्रू जो हिट कर रही हैं असेसमेंट ईयर 26-27 को इस चैप्टर के अंदर, तो आपको उन अमेंडमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है, जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो बजट 2026 की कोई भी अमेंडमेंट्स हम कवर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अमेंडमेंट्स असेसमेंट ईयर 26-27 प्रीवियस ईयर 25-26 की ही क्यों ना हो। ठीक, चलिए सर, क्लास के अंदर अभी तक के डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं 139(1). सर 139(1) में हमें क्या मिलता है? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मिलती है, और अगर आप उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर दो तो वो एक तरह से नॉर्मल रिटर्न कहलाएगी, रिटर्न फाइल्ड एज पर सेक्शन 139(1). ठीक सर, ड्यू डेट आ गई, रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है 139(4) का, जिसको हम लोग पढ़ चुके क्लास में, पिछली क्लास में, बिलेटेड रिटर्न। राइट सर, बिलेटेड रिटर्न को आप आरओआई ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे। कब? जब आप 139(1) की जो नॉर्मल रिटर्न है वो फाइल नहीं कर पाए हैं और ड्यू डेट चली गई है, तो भी आपके पास मौका है, आप रिटर्न फाइल करो, टैक्स जमा करो, लेकिन उसको फिर हम लोग कहेंगे बिलेटेड रिटर्न। अब बिलेटेड रिटर्न की एक डेडलाइन है। डेडलाइन क्या है सर? अगर हम असेसमेंट ईयर 26-27 की बात करें तो इसकी डेडलाइन है 31 दिसंबर। प्लीज ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर आपको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना है 2026। ये क्लास में आपके साथ बात हो गई है। सर, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका डिपार्टमेंट दे रही है, लेकिन उसमें एक कट ऑफ डेट है कि दिसंबर तक ही आपको बिलेटेड रिटर्न फाइल करने मिलेगा। बोला सर दिसंबर भी चला गया, अब क्या करें? सर दिसंबर भी चला गया, अब क्या करें? आपने आरओआई ड्यू डेट तक बोला रिटर्न फाइल करो, मार्च के बाद आती है आरओआई की ड्यू डेट, जुलाई में, अक्टूबर या नवंबर, डिपेंड करता आप किस कैटेगरी वाले एसएससीज हैं। वो डेट चली गई, आपके पास मौका था बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, बट उसमें भी एक डेडलाइन है 31 दिसंबर। अब क्या करें सर? तो अब इसके बाद मान लो आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और अब फाइल करना चाहते हैं, 31 दिसंबर जा चुका है, तो आप कौन सी रिटर्न फाइल कर दें? ITRU अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें 139(8)(a). सर लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि सर कोशिश करना टाइमली रिटर्न फाइल कर दो 139(1),
नहीं कर पाए तो कोशिश करना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दो। ठीक सर, एक और ऑप्शन है आपके पास, कौन सा? ITRU 139(8)A का, लेकिन इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस रिटर्न के थ्रू रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास इनकम है ड्यूरिंग द ईयर, और इनकम पर जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उससे ज्यादा TDS का अमाउंट है, या आपने गलती से एडवांस टैक्स जमा कर दिया, अब आप रिफंड लेना चाहते हैं, आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ये देखिए 3rd नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, यहां पर अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं या फिर आपके अपने रिफंड के अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं। सर, पहले रिटर्न फाइल की थी मैंने, अब मैं दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं और रिफंड के अमाउंट को इंक्रीज करना चाहता हूं, नहीं होगा। तो सर देखो, नॉर्मल रिटर्न में कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। अब आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो क्लास में क्या पढ़े, कुछ लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, प्लस आपको लेट फी लगेगा, प्लस और भी चीजें हैं जैसे इनकम बेस्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सर इनकम की रिपोर्टिंग करनी है, नहीं तो फ्यूचर में पेनल्टी लग सकती है। सर इनकम तो थी, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, रिपोर्टिंग नहीं की, और फ्यूचर में मुझे को पेनल्टी लग सकती है। तो उससे बचने के लिए आपके पास एक मौका है ITRU अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, लेकिन आप इसमें लॉसेस वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। पहला नंबर पॉइंट, आप रिटर्न फाइल करते समय लॉस दिखाना चाहते हो। सर, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते समय लॉस दिखाना चाहते हो, दिखा सकते हो, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मान लो बिजनेस लॉस है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करना है, कर दो, बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सर, यहां अपडेटेड रिटर्न में आप लॉसेस दिखा के रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे, लॉस वाली रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये सभी केसेस में फिट नहीं बैठता है अपडेटेड रिटर्न। एक लास्ट मौका है, तुमको हमारे पास कोई इनकम है तो उसको रिपोर्ट कर दो, ताकि फ्यूचर में डिपार्टमेंट जब तुम्हारे साथ ना इनकम स्कीपिंग एक असेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है वो स्टार्ट ना करे, तुम्हारे ऊपर 200% की पेनल्टी ना लगाए। सर, 100 रुपए की इनकम छुपाओगे, 30 रुपए का टैक्स, अगर गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो 30 रुपए का टैक्स है और 60 रुपए की पेनल्टी है। तो तुमको लगता है तुमने इनकम कमाई है और तुमने कंप्लायंस नहीं किया है, तो एक आखिरी मौका है, ITRU के थ्रू कंप्लायंस कर दो। लॉसेस डिस्क्लोज करना और कैरी फॉरवर्ड करना यहां नहीं मिलेगा, रिफंड क्लेम करना नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन है ना, ये तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है, ये एक तरह से गवर्नमेंट को फायदा दे रही है प्रोविजंस, तुम्हें डरा रही है कि अगर तुमने कोई मान लो 10 लाख रुपए की इनकम कमाई है और छुपा ली है, उसको डिस्क्लोज नहीं किए हो, तो इधर डिस्क्लोज कर दो, टैक्स जो बनता है पे कर दो, इंटरेस्ट जो बनता है पे कर दो, एक इसमें एडिशनल इनकम टैक्स पे करने का भी कॉन्सेप्ट है, वो पे कर दो। आगे जाके तुम्हारे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। एक फाइनल में सेक्शन है इनकम स्कीपिंग असेसमेंट 147, वो तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक ऑप्शन है सर्च एंड सर्वे का, वो तुम्हारे पर नहीं किया जाएगा। फिर वहां पर अगर टैक्स निकलता है तो पेनल्टी है 200% की, उन सब से बच जाओगे तुम अगर ये वाला रास्ता अपना लेते हो। सर, क्लास में आपके साथ डिस्कस हो रखा है क्या, 139(1) की रिटर्न फाइल करने के बाद आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं 139(5) के थ्रू, या फिर बिलेटेड रिटर्न 139(4) की रिटर्न फाइल करने के बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हैं 139(5) के थ्रू, कर सकते हैं। बट रिवीजन में भी कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर। और क्लास में क्या बात हुई है, सर रिवीजन करने के बाद अब फिर से आप चाहते हो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ऑप्शन है। सर, मैंने पहले कोई रिटर्न ही फाइल नहीं की है, पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूं, लेट से फाइल कर रहा हूं, इसलिए ये तो ना नॉर्मल रिटर्न है, ना रिवाइज है, ना बिलेटेड रिटर्न है, सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। सर, 139(1) की मैंने नॉर्मल रिटर्न फाइल की है, अब मैं चाहता हूं सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना 139(8)A की, कर सकता हूं, कर सकते हो। सर, एक बार मैंने बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रखी है 139(4) की, अब मैं चाहता हूं 139(8)A की अपडेटेड रिटर्न फाइल करना, कर सकता हूं, कर सकते हो। सर, एक बार मैंने नॉर्मल रिटर्न फाइल की थी, उसका रिवीजन भी किया 139(5) में, जैसा आपने पिछली क्लास में पढ़ाया, अब मैं दोबारा उसका अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर सकता हूं, कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक,
आपने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, सीधा अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो 2 साल 3 साल के बाद, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रिटर्न फाइल की है, अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो, कर सकते हो। पहले सर रिटर्न फाइल की थी, उसको रिवाइज भी किया था, अब मैं फिर से अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों? जब अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट जाता है, गवर्नमेंट को एडिशनल इनकम टैक्स जाता है, तो गवर्नमेंट को फायदा है यहाँ पे। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया, सब जगह हाँ 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 बोला हुआ है। अब तुम्हारे फायदे की बात हो रही थी रिफंड लेने में, तो मना कर दिया ना, रिफंड नहीं ले सकते, लॉस की रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। पहले 139(1) की तुमने एक रिटर्न फाइल की थी जिसमें 5 लाख टैक्स बताया था, अब तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उस टैक्स को 4 लाख करना चाह रहे हो, कम करना चाह रहे हो, नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस जो तुम्हें फायदा दे रही थी, वो बातें जो तुम्हें फायदा दे रही थी, टैक्स पेयर को फायदा दे रही थी, सब जगह रिस्ट्रिक्टेड है, नॉन एप्लीकेबिलिटी। ध्यान रखना, बजट 2026 की अमेंडमेंट्स को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। प्लीज ये ध्यान रखना, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक। सर कहता है ये जो अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, ठीक, अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है? 139(8)A से निकल के आता है। सर क्या इसका अलग से कोई फॉर्म है? ITR 1 to ITR 7 जो आपने क्लास में बताया वो यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है, इसका अलग से फॉर्म है ITRU। अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आता है? 139(8)A से। इसकी अलग से फॉर्म है ITRU। और अभी अभी मैंने क्या बोला कि तुमको इसमें एक एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका सेक्शन है 140(B) जो कहता है आप टैक्स तो पे करो जो पे कर रहे हो, टोटल इनकम जब दिखाओगे, आप देखो अपडेटेड रिटर्न में आप इनकम दिखाओगे, इनकम दिखाओगे तो टैक्स भी पे करना है, और टैक्स लेट से पे कर रहे हो इसलिए इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो टैक्स इंटरेस्ट देना ही है। और पहली बार अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो तो लेट फी भी दो। साथ में एक और नई चीज आ गई आपकी आज की क्लास में, क्या? एडिशनल इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्या नाम है? एडिशनल इनकम टैक्स। एक तरह से पेनल्टी ही है, बट हम इसे पेनल्टी नहीं बोल रहे हैं, एक तरह से पेनल्टी काइंड ऑफ थिंग ही है। अभी पढ़ाऊंगा कितना परसेंट एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स कंप्यूट कैसे करोगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अमेंडमेंट्स हो गई हैं सर अपडेटेड रिटर्न के कॉन्सेप्ट में। 139(8)A के अंदर भी अमेंडमेंट्स हैं, 140(B) के अंदर भी अमेंडमेंट्स हैं, जिसके चलते मैंने इस बुक में क्वेश्चंस भी रिप्लेस कर दिए हैं, नए नए क्वेश्चंस डाले हैं आपको अमेंडमेंट से। तो सर अमेंडमेंट्स के साथ साथ पूरा डीप डिस्कशन ही कर रहे हैं हम लोग आपके एग्जाम्स के। रेगुलर लेक्चर्स हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको यूट्यूब वाले बच्चों कि आओ 5 मिनट में ये अमेंडमेंट कर लो, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन करा रहा हूं अपडेटेड रिटर्न का, और उसके साथ साथ अमेंडमेंट का डिस्कशन भी हो जाएगा। तो सर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द अपडेटेड रिटर्न, अभी अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? अपडेटेड रिटर्न आप पहली बार फाइल करना चाहते हैं अपने असेसमेंट ईयर के लिए से 3 साल के बाद, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। पहले सर नॉर्मल रिटर्न फाइल कर रखी थी, अब दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सर पहले मैंने बिलेटेड रिटर्न फाइल की थी, फिर उसके बाद उसका रिवीजन भी कर दिया 139(5) में, अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सिचुएशन में आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर उस रिटर्न में इनकम की जगह लॉसेस डिस्क्लोज करके रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, लॉस की रिटर्न अपडेटेड रिटर्न, यानी लॉस दिखा के आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक दूसरा, इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज नहीं हो सकती। आपने पहले रिटर्न जो फाइल कर रखी है 139(1) की या 139(4) की, या फिर उसको रिवाइज कर रखा है 139(5) में, वहां एक टैक्स लायबिलिटी थी 5 लाख रुपए की से, अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके टैक्स लायबिलिटी को 3 लाख करना चाह रहे हैं, डिक्रीज। ये नहीं हो, आप लॉसेस वाली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते, सर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, और जो पहले रिटर्न फाइल कर रखी है 139(1) की, 4 की, 5 की, वहां मान लो रिफंड दिखा रखा है 1 लाख, और अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करके रिफंड का अमाउंट बढ़ा के करना चाहते हैं 1,50,000, तो आपको वो भी करने नहीं। तो सर जहां जहां एसईसी का फायदा हो रहा था, जहां जहां एसईसी का फायदा हो रहा था, वो सब मना कर दिया, सब मना कर दिया। और सुनो, एक और चीज मना कर दी यहाँ पे, 3rd नंबर पॉइंट, कि आपकी जो पहली रिटर्न फाइल हुई थी ओरिजिनल रिटर्न, वो एक लॉस वाली रिटर्न थी,
ओरिजिनल रिटर्न आपकी एक लॉस वाली रिटर्न थी, ठीक है। ओरिजिनल रिटर्न मान लो आपने 139(1) की एक फाइल की जो लॉस वाली रिटर्न थी, ठीक। आपने वो टाइमली फाइल कर दी और उसमें लॉस था। अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और अपडेटेड रिटर्न में क्या दिखाना चाह रहे हैं? इनकम दिखाना चाह रहे हैं। तो यहां तो क्या हो रहा है, तुम लॉस को पहले लॉस दिखाए थे, अब उस लॉस को तुमने कैरी फॉरवर्ड भी किया, अब चाहते हो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू इनकम दिखाना, टैक्स देना। तो ये तो गवर्नमेंट के लिए फायदा है ना। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ ये कर सकते हो। जहां गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट तुमको परमिशन दे रही है। कहता है इफ एनी पर्सन हैज अ लॉस इन एनी प्रीवियस ईयर एंड हैज फर्निश्ड अ रिटर्न ऑफ लॉस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). यहां पर 139(4) का डिस्कशन नहीं है। तुमने लॉस की रिटर्न टाइमली फाइल की थी 139(1) में, अब उसके लिए तुम फिर क्या कर रहे थे, लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे थे। अब तुम अपडेटेड रिटर्न में इनकम फाइल करना चाहते हो, यानी लॉस की जगह इनकम, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए तो फायदा है ना। तो कहता है हाँ यू आर अलाउड टू फर्निश अ अपडेटेड रिटर्न इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ इनकम। अगेन यहां पर एक अमेंडमेंट आई है बजट 26 की, लेकिन वो अमेंडमेंट्स यहां मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं, ठीक है। सर कहता है तुमने असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए एक लॉस की रिटर्न फाइल कर रखी है, कब? 31 मई 2025 को, जहां पर तुमने 5 लाख का बिजनेस लॉस दिखाया है। अब तुम सेम असेसमेंट ईयर के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो और उसमें इनकम दिखाना चाहते हो, कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। और सर 4 साल का टाइम मिलता है अपडेटेड रिटर्न का। टाइम जो है 4 इयर्स है, 4 इयर्स है, 48 मंथ है फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। सर पहले 24 महीने था, अमेंडमेंट्स करके गवर्नमेंट ने 48 महीने कर रखा है। 4 साल 48 महीने तक तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो असेसमेंट ईयर के एंड से। सर नॉर्मल रिटर्न कब फाइल कर सकते थे? ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, जुलाई तक या अक्टूबर तक या नवंबर तक। और रिवाइज रिटर्न या बिलेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, दिसंबर तक। लेकिन इसमें असेसमेंट ईयर एंड कर दो, उसके बाद भी 4 साल तक तुम आ सकते हो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए। अगेन गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, फिर एक सेक्शन 140 कैपिटल बी के अकॉर्डिंग एडिशनल इनकम टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट बोलती है 40 साल के बाद भी आओ ना, क्या दिक्कत है। रिफंड क्लेम करना है तो जुलाई तक आ जाओ, या बिलेटेड रिटर्न फाइल करके दिसंबर तक आ जाओ। रिफंड लेने में गवर्नमेंट बोलती है जल्दी आओ, और टैक्स देने में गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं 4 साल तक आते रहो। तो 24 महीने को बढ़ा के 48 महीने गवर्नमेंट ने कर दिया। तो मोटा मोटी अपडेटेड रिटर्न यूनिवर्सल नहीं, आप अपडेटेड रिटर्न को हर सिचुएशन में फाइल नहीं कर सकते। आई एग्री कि सर अब तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर सकते हो। सर पहले मैंने बिलेटेड, पहले मैंने रिवाइज रिटर्न सब फाइल कर रखी है, अब मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर सकते हो। वो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन यूनिवर्सल मतलब हर सिचुएशन में तुम सोचोगे क्या कोई बात नहीं 3 साल के बाद मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दूंगा, रिफंड ले लूंगा, लॉसेस दिखा दूंगा, टैक्स लायबिलिटी को कम कर दूंगा, तो ये मौका तुम्हें नहीं मिला है। ऊपर तुमको मैंने पॉइंट पढ़ाया, छोटी छोटी डिस्कशन से हमने स्टार्ट कर दिया है आपका ये कॉन्सेप्ट अपडेटेड रिटर्न का, ठीक। पहले हमने मोटा मोटी भारी भरकम चीज एक पढ़ी हमने 139(1) में ROI का ड्यू डेट कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्लस 139(1) में किन किन लोगों को किन किन सिचुएशन में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। फिर हमने पढ़ा 139(4) बिलेटेड रिटर्न, 139(5) रिवाइज रिटर्न। फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में 139(9) का डिफेक्टिव रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। फिर हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140 कैपिटल ए भी पढ़ लिया है। फिर हमने वो भी पढ़ लिया, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड स्कीम भी पढ़ ली, है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े, इंक्लूडिंग एडवांस टैक्स की क्लास में 234 ABC का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख रखा है, प्लस इस पिछली 2 क्लास में हम लोगों ने लेट फी 1000 5000 जो जमा कर रहे हैं वो भी सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो बेस हमारा एक बना हुआ है। अपडेटेड रिटर्न की टॉपिक आपके सामने चल ही रहा है। सर रिटर्न ऑफ इनकम लेक्चर 3 23rd एडिशन की बुक, CA इंटर, CMA इंटर, असेसमेंट ईयर, इनकम टैक्स, फाइनेंस एक्ट, ये सब तो बात हो ही गई आपके साथ। हम अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सेक्शन 139(8)A हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेज नंबर 11 और 12 पे, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स।
प्लस हम लोग सेक्शन 140B भी पढ़ेंगे, पेज नंबर 27, 28, 29, जहां पर हम लोग एडिशनल इनकम टैक्स, ये जो मेन हम लोग क्या सीखेंगे सर, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। एडिशनल इनकम टैक्स सर, क्या आप इसको इनकम टैक्स कहेंगे? नहीं। सर क्या आप इसको सरचार्ज कहेंगे? नहीं। कहते हैं ना टैक्स कंप्यूट करते समय उसमें सरचार्ज ऐड करो, सेस ऐड करो, वो तो तुमको करना ही करना है, वो तो नॉर्मल टैक्स है। सर अपडेटेड रिटर्न में मान ले तुमने 20 लाख की इनकम दिखाई, अब उससे रिलेटेड जो टैक्स सरचार्ज सेस है वो तो कैलकुलेट करो, प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 234 ABC का। उसके बाद हम तुमसे और लेंगे एडिशनल टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स के नाम से। क्या इसको सरचार्ज और सेस कहोगे? नहीं। सर क्या तुम इसको लेट फी कहोगे? नहीं। क्या तुम इसको पेनल्टी कहोगे? नहीं। पेनल्टी तो फाइनल के सिलेबस में, पेनल्टी तो आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, बट ये इन द नेचर ऑफ पेनल्टी ही है एक तरह से। और क्या बताया था पिछली क्लास में, जब तक तुम सेक्शन 140B का टैक्स वैक्स नहीं जमा कर दोगे, मतलब तुम टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, इफ एनी और एडिशनल इनकम टैक्स नहीं जमा कर दोगे, तब तक आपका अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगा। तो ये भी कहानी है। सर जो नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं उसमें रिटर्न फाइल करने के बाद भी टैक्स जमा कर सकते हो। 139(1) में तुमने रिटर्न फाइल कर दी, टैक्स नहीं जमा किया, कोई बात नहीं, बाद में टैक्स जमा कर देना, वो रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न नहीं कहलाएगी, ये भी तुमको पढ़ा दिया है। लेकिन इसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले उससे रिलेटेड सारे टैक्सेस आपको जमा करने पड़ेंगे। अब टैक्सेस में टैक्स, इंटरेस्ट, एडिशनल इनकम टैक्स सब आता है, और एडिशनल इनकम टैक्स की डिटेल्ड बातें 140B, और वहां भी अमेंडमेंट्स है। प्लस मैंने कुछ क्वेश्चन नए डाले हैं सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके साथ पेज नंबर 30, 31 एंड 32 में। ये हमारा अभी आने वाले 1 घंटे तक चलेगा, जो भी चले, आधा घंटा 1 घंटा, ऑलरेडी 20 मिनट डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो सर ये हमारे सोर्सेज हैं। सर अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? 23rd एडिशन की बुक में पेज नंबर 11, 12, जहां 139(8) का कंप्लीट लॉ डिस्कस है। अब उसके बाद भी देखूंगा उसमें क्या एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। फिर सेक्शन 140B, जहां पेज नंबर 27, 28, 29 में पूरा थियरी, पूरा लॉ उसका डिस्कस है, और फिर उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक, ये सोर्स हो गया। अब फॉर्म कौन सा है सर? ITRU इसका एक फॉर्म नंबर है, MCQ के लिए ध्यान रखना। ठीक, अब अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं और किस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर सकते हैं? तो बोलता है अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर एन असेसमेंट ईयर। सर एक असेसमेंट ईयर के लिए एक रिटर्न फाइल होती है। हमारे यहाँ इनकम टैक्स में मंथली, क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट नहीं है, एनुअल कॉन्सेप्ट है। तुम उस असेसमेंट ईयर के लिए क्या फाइल कर सकते हो? कोई असेसमेंट ईयर है उसके लिए तुम 139(1) की नॉर्मल रिटर्न फाइल कर सकते हो। नहीं फाइल कर पाए, 139(4) की बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दो। कोई गलती हो गई, 139(5) की रिवीजन कर दो। अब क्या कर सकते हो? 139(8) की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, चाहे पहले तुमने 139(1)(4) की नॉर्मल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न फाइल की हो या नहीं की हो। तो वही मैं यहां लिख रहा हूं, अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर एन असेसमेंट ईयर इफ नो रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर। पहले कोई रिटर्न तुमने फर्निश नहीं की है 139(1) की या 4 की, कोई बात नहीं सर, मैं पहली बार 139(8) की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। सर मैं फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा हूं, सर मैं फर्स्ट टाइम एक रिटर्न फाइल कर रहा हूं, क्या मैं सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं? कर दो। यही तो मौका गवर्नमेंट दे रही है कि तुमने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं किया लेकिन तुम्हारे पास इनकम है, तो रिटर्न फाइल करो, साथ में टैक्स वैक्स जमा करो। बोला सर पहले मैंने रिटर्न फाइल की है 139(1) की या 4 की, सर उसमें गलती मिली थी तो मैंने उसको रिवाइज भी किया था, सर उसके बाद भी मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। और बी रिटर्न इज फर्निश्ड अर्लियर, सर पहले रिटर्न फर्निश हो रखी है, अब तब भी तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टाइम लिमिट, अभी अभी मैंने बोला पहले 24 महीने थी, अब कितनी है? 48 महीने, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट। एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर मतलब अगर मैं तुम्हारे असेसमेंट ईयर की बात करूं, असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26, ठीक, ये तुम्हारा ईयर है। इसका एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या है? 31 मार्च 2027। इसमें 4 साल जोड़ दो, तुम अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2031 तक फाइल कर सकते हो। अपडेटेड रिटर्न प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 की, अगर फ्यूचर में अब लॉ में कोई चेंजेस नहीं होता है,
हम बजट 25 पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 25। एज्यूमिंग कि आगे गवर्नमेंट कोई चेंजेस नहीं करती है, हो सकता है 48 को 96 कर दे, 72 कर दे, या अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट ही हटा दे। कांस्टेंट मानना पड़ेगा ना फ्यूचर के लिए। सर अभी पिछले साल तक बच्चों को 24 महीने पढ़ा रहे थे, अब 48 महीने पढ़ा रहे हैं, तो आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो लॉ है उसके हिसाब से तुम अगर असेसमेंट ईयर 26-27 प्रीवियस ईयर 25-26 की बात करो, ठीक है, असेसमेंट ईयर 26-27 प्रीवियस ईयर 25-26 की बात करो, तो 139(1) वाली जो रिटर्न है, मान लो तुम सैलरीड एम्प्लॉय हो, तुम मान लो सैलरीड एम्प्लॉय हो, तुम सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो 139(1) की रिटर्न तुम कब तक फाइल कर सकते हो? 31 जुलाई 2026 तक। डन। सर नहीं फाइल कर पाए तो 139(4) की बिलेटेड रिटर्न जो क्लास में पढ़ना है एग्जाम्स के लिए, वो कब तक फाइल कर सकते हो? तो 31 दिसंबर 2026। याद रखना, हम बजट 26 नहीं पढ़ रहे हैं, बजट 26 नहीं पढ़ रहे हैं, प्लीज। नहीं सर मुझे तो सोशल मीडिया में पढ़ने मिला है 31 मार्च 2027 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, वो सब आपको नहीं पढ़ना एग्जाम्स के लिए। और अब 139(8) वाली जो अपडेटेड रिटर्न है, तुम कब तक फाइल कर सकते हो? 31 मार्च 2031 तक कर सकते हो। तो एक कंपैरिजन हो गया, तो ध्यान रहे। ठीक, क्लियर? सर यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। फिर ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, सब बताऊंगा अभी, डोंट वरी। ये अलग बता रहा था, 139(1) के बाद 8A अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिलेटेड रिटर्न के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। 139(1)(4) के बाद आपने रिटर्न रिवाइज कर दी, उसके बाद भी तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। पहले कोई रिटर्न नहीं फाइल की है, पहली बार अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो, कर सकते हो। डन। वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा। सर ये भी पढ़ ही लेते हैं क्या? एनी पर्सन। सर एनी पर्सन का मतलब है एसईसी, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी, कोई भी हो सकता है। ये प्रोविजन क्या सिर्फ इंडिविजुअल के लिए आया? नहीं सर, इस प्रोविजन का फायदा एनी एसईसी कोई भी उठा सकता है, एलएलपी, फर्म, एचयूएफ, कंपनी, इंडिविजुअल, आरएनआर, सब, एनी एसईसी। सर नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, वो भी उठा सकता है इसका फायदा। सर आप एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, तो क्या आप इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं? यस। एनी पर्सन में, कंपलसरी नहीं है, में। तुमको लगता है कि तुम्हारी कुछ इनकम है जिस पर तुम्हें टैक्स देना चाहिए, आगे पकड़े जा सकते हो, तुम पकड़े जाओगे तो 200% तक की पेनल्टी है। तो इससे अच्छा है अपडेटेड रिटर्न फाइल करके उस पर टैक्स और एडिशनल टैक्स जमा करके आगे बढ़ो। मे फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम, लॉस नहीं बोला है, लॉस नहीं बोला है यहाँ पे, ठीक। और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। मान लो क्लबिंग का केस है, माइनर और गार्डियन का केस है, तो उसके लिए फॉर द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर एट एनी टाइम, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है सर, 31 मार्च के बाद तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल क्यों करोगे? पहले तो तुम नॉर्मल रिटर्न फाइल कर लो ना 31 जुलाई तक, वो डेट चली गई तो तुम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर दो। तुम सीधा अपडेटेड रिटर्न में क्यों जा रहे हो? सर नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं कर पाओ, बिलेटेड कर दो, बिलेटेड नहीं कर पाओ तो फिर कहां आओ? अपडेटेड रिटर्न कभी भी फाइल कर सकते हो। 24 महीना कट के कितना हो गया? 48 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट, ठीक। अब वेदर और नॉट, सर तुमने उस असेसमेंट ईयर की पहले रिटर्न फाइल कर रखी है या नहीं कर रखी है, इससे कोई मतलब नहीं। सर मैंने 139(1) की नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं की है, कोई बात नहीं, कर दी है, कोई बात नहीं। सर मैंने तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रखा है पहले उसी असेसमेंट ईयर का, कोई बात नहीं। सर मैंने तो इनफैक्ट एक गलती मिली थी तो मैंने रिटर्न रिवाइज भी कर दी थी, कोई बात नहीं। रिवाइज किए नहीं किए, रिटर्न फाइल किए नहीं किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट को यहाँ टैक्स मिल रहा है, तुम आओ, गवर्नमेंट बुद्धि आओ। तुम असेसमेंट ईयर 21-22 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो, कर दो 31 मार्च 2026 तक। पहले 24 होता था, 24 महीने। एक एग्जांपल है, तुम एक असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न फाइल करना चाहते हो फरवरी 26 में, कर सकते हो। सर मार्च 26 का डेडलाइन है, फरवरी 26।
सर मैं फरवरी 26 में एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, और वो भी कौन सी, असेसमेंट ईयर 21-22 की। कर दो, कर दो। तो आपके ये तीनों पॉइंट बैक टू बैक हो गए यहाँ पे डिस्कशन। देखो, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये चौथा पॉइंट क्या है? इंटरेस्टिंग है, चौथा पॉइंट इंटरेस्टिंग है। क्या है सर इसमें इंटरेस्ट? पहले इसको लिख लो, फिर बताता हूँ। चलो, सर आप अपने रजिस्टर पे फ्रेश पेज पे आ जाओ, है ना। प्लीज ध्यान रखना, कहीं भी मैं बजट 2026 का डिस्कशन नहीं लेके आ रहा हूं। बजट 26 में काफी सारी अमेंडमेंट्स फिर से हुई हैं अपडेट रिटर्न के अंदर, बट वो चीज आपके एग्जाम्स के रिलेवेंट नहीं है टिल दिसंबर 26, जनवरी 27। तो मैं इसको यहाँ कवर नहीं कर रहा। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और वो बच्चे जो यूट्यूब पे देख, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। ठीक सर, अभी क्या बता रहा था मैं चौथा नंबर पॉइंट के लिए? तुमने असेसमेंट ईयर 22-23 की एक रिटर्न फाइल कर रखी है, रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), कब? 31 मई 2022 को, और यहां तुमने बिजनेस लॉस दिखा रखा है 4 लाख। ध्यान से सुनना, ही बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 4, क्लास एग्जाम्पल। पॉइंट 4, ठीक, लिंकिंग कर देना। अब तुम 15-20 दिन के बाद तुम खुद पढ़ोगे तो पॉइंट समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सर असेसमेंट ईयर 22-23 में एक रिटर्न मैंने फाइल की 139(1) में 31 मई 2022 को, टाइमली फाइल कर दी। आरओआई का ड्यू डेट मेरा क्या था? सर मेरा आरओआई ड्यू डेट है, मान लो 31 जुलाई 2022। मैंने मई में एक रिटर्न फाइल कर दी, बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड करके कहाँ आ गया? असेसमेंट ईयर 23-24 में। ठीक, अब मैंने वहां भी रिटर्न फाइल की। यस सर, मैंने वहां भी रिटर्न फाइल की है। वहां क्या किया है? वहां मेरी पीजीवीपी इनकम थी, कितने की? 9 लाख रुपए की, और मैंने उसमें पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर लिया 4 लाख का, और मेरी टोटल इनकम 5 लाख पे मैंने टैक्स भी पे कर दिया और रिटर्न भी फाइल कर दिया। डन, क्लियर? ऐसे ही तो करोगे, ऐसा ही तो करोगे। सर असेसमेंट ईयर 22-23 में तुमने एक रिटर्न फाइल कर रखी है और वहां बिजनेस लॉस दिखा रखा है 4 लाख रुपए का, टाइमली रिटर्न फाइल की है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड भी होगा और तुमने सेट ऑफ भी किया होगा। किया? अब नाउ Feb 26 में तुमको पता चलता है कि तुमको एक अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। कौन से असेसमेंट ईयर की? असेसमेंट ईयर 22-23 की। और वहां पर अब तुमको बिजनेस इनकम दिखानी है, मोटा मोटी कितने की? 10 लाख रुपए की। मतलब तुम एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हो टू बी रिपोर्टेड, कितना? 14 लाख। सर 14 लाख की एडिशनल इनकम और पहले 4 लाख का लॉस एडजस्ट होके कितना हो गया? अब फाइनली तुम्हारी इनकम कितने की हो गई? 10 लाख की हो गई ना। तो क्या हम ये कर सकते हैं? सर लॉस की रिटर्न को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लॉस की रिटर्न को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को तो फायदा ही हो रहा है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फरवरी 2026 सर असेसमेंट ईयर
22-23 का कट ऑफ डेट क्या होगा? 31 मार्च 2027, 48 महीने की अगर हम बात करें। ध्यान से देखो, असेसमेंट ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 21-22 का एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या होगा? 31/3/23, 4 साल जोड़ दो, 31/3/27 तक तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। डन। सर अपडेटेड रिटर्न में फरवरी 2026 में फाइल करना चाहता हूं असेसमेंट ईयर 22-23 का, कर सकता हूं? कर सकते हो। और वहां मैं 14 लाख की इनकम जोड़ना चाहता हूं 4 लाख के लॉस में, जोड़ दो, जोड़ दो, कोई बात नहीं है। एक्सेप्टेड, फाइल्ड एंड इट इज वैलिड। अब तुमको जो भी टैक्स देना है, यहाँ पे तुमको जो भी टैक्स देना है, तुमको जो भी इंटरेस्ट देना है, प्लस तुमको जो भी एडिशनल इनकम टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, वो सब पे कर। सर वो फी नहीं लगेगा 234F का? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले तुमने रिटर्न फाइल कर रखी है। सर पहले रिटर्न फाइल कर रखी है, अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो लेट फी नहीं लगेगा, एज अर्लियर रिटर्न इज फाइल। सर अगर तुमने पहले रिटर्न फाइल नहीं की होती और पहली बार अपडेटेड रिटर्न फाइल करते, तब तुमको क्या करते हैं? लेट फी भी लगाते। लेकिन अभी फिलहाल तुमसे हम टैक्स लेंगे। तुम 14 लाख की इनकम दिखा रहे हो ना, तो ओवरऑल तुम्हारी 4 लाख की लॉस की जगह 10 लाख की इनकम हो गई, तो 10 लाख की इनकम से रिलेटेड टैक्स वो तो दोगे ना, और अब इंटरेस्ट भी दोगे। और मैंने तुमको एडिशनल इनकम टैक्स अभी बताना है 140 कैपिटल बी का, वो भी दोगे। अब सर जो फी पढ़ाए थे आप 1000 और 5000 की 234F की, वो नहीं देना पड़ेगी क्योंकि तुमने पहले रिटर्न फाइल कर रखा। हो गया? कर दी रिटर्न। अब व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? सर तुम्हारा ये 4 लाख का लॉस यहां जो सेट ऑफ किए हो, 4 लाख का लॉस अब इनकम में बदल गया है ना। ये जो 4 लाख का लॉस है, अब 4 लाख का लॉस किसमें बदल चुका है? इनकम में, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो 22-23 का लॉस अब रहा कहां? 22-23 का लॉस तो इनकम में बदल चुका है। तो 23-24 की रिटर्न में जो तुम लॉसेस को सेट ऑफ कर रखे हो 4 लाख, इसको भी तो चेंज करना होगा। नाउ अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 will also be filed to remove set off of business loss of assessment year 22-23 का बिजनेस लॉस था जो तुमने सेट ऑफ कर लिया। अब उसके बाद तुमने फरवरी 26 में रिटर्न अपडेट कर दी, पुरानी वाली लॉस को इनकम बताया, तो अब लॉस है ही नहीं है तुम्हारे पास 4 लाख का। तो ये जो 4 लाख का सेट ऑफ करके बैठो, ये भी तो गलत है। तो सर क्या इसकी रिटर्न को भी अब मुझे बाय डिफॉल्ट अपडेट करना होगा? आंसर इज यस। वो जो लॉसेस का इफेक्ट, 4 लाख का जो लॉस का इम्पैक्ट जिस भी ईयर में गया है, उस ईयर की रिटर्न को भी तुमको अपडेट करना होगा। यही है पॉइंट नंबर 4। यही है पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 पढ़ते हैं। अपडेटेड रिटर्न इज टू बी फर्निश्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ 3 एबव। अभी 3 में क्या हुआ है? लॉस को तुमने इनकम में रिपोर्ट की है और उसी लॉस को तुम आगे सेट ऑफ भी कर रहे हो। तो कहता है इफ द लॉस और एनी पार्ट देयर ऑफ कैरी फॉरवर्ड अंडर चैप्टर 6 और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 32(2) और टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 115 GD एएमटी क्रेडिट रिड्यूस हो रहा है, इज टू बी रिड्यूस्ड फॉर एनी सब्सिक्वेंट ईयर। क्यों? क्योंकि जिस ईयर से तुम कैरी फॉरवर्ड लेके आ रहे हो, उस ईयर की अपडेटेड रिटर्न में तुमने लॉस से इनकम में बदल दी। सर लॉस था तो तुम आगे लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड किए होगे, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को भी कैरी फॉरवर्ड किए होगे, और कोई एएमटी क्रेडिट होगा तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड किए होगे। लेकिन अब वो सब कुछ एडजस्ट होगा किससे? आपकी जो नई इनकम रिपोर्ट की हो 14 लाख से, उसमें एडजस्ट होगा, उससे रिलेटेड टैक्स में एडजस्ट होगा। तो आगे 23-24 में जो तुमने इंपैक्ट दिया है उसको भी तो नलिफाई करना होगा। As a result of furnishing of updated return of the income for a previous year, an updated return is required to be furnished for each such a subsequent assessment year previously discussed.
इन क्लास। परफेक्ट एग्जाम्पल मैंने आपको पॉइंट नंबर 4 के लिए डिस्कस कर दिया, ये वाला डिस्कशन, कि तुम्हारी 22-23 में लॉस थी जिसको तुम 23-24 में सेट ऑफ कर दिए। अब फरवरी-26 में तुमने 22-23 के लॉस को बदल दिया इनकम में, तो अब लॉस तुम्हारी रही नहीं, और उस लॉस को जो तुम सेट ऑफ करके कम टैक्स दिए हो असेसमेंट ईयर 23-24 में, तो उसकी रिटर्न को भी तो अपडेट करो, उसकी रिटर्न को भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, इतना ही आपको ध्यान रखना है फॉर द टाइम बिंग फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, अच्छा एग्जांपल पॉइंट नंबर 4 के लिए, पहला इवेंट ये हुआ, दूसरा इवेंट ये हुआ, तीसरा इवेंट ये हुआ। अगर हुआ है तीसरा इवेंट ये, तो चौथा इवेंट तुमको ये करना ही करना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भी अपडेट करनी पड़ेगी, और ये 4 लाख का जो लॉस सेट ऑफ हो रहा है 9 लाख से, उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, अच्छे से लिखना, कुछ नहीं छूटना चाहिए। डन, डन, सर पॉइंट नंबर 3 एंड 4 बैक टू बैक आपका डिस्कशन होगा, है ना। 4 नंबर पॉइंट थर्ड से कनेक्टेड था। थर्ड में क्या हुआ, लॉस की रिटर्न को अब आप अपडेटेड रिटर्न में इनकम दिखाना चाहते हैं, दिखा दो। तो वो लॉस को जो आप अगले सालों में सेट ऑफ किए होंगे, उन ईयर्स की भी आपको रिटर्न को अपडेट करना पड़ेगा। चौथा नंबर पॉइंट कहता है, जिसका डिस्कशन मैंने एग्जांपल के थ्रू किया। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। अब बैक टू बैक आपके चारों पॉइंट डिस्कस हो गए। डन, 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 कुछ नहीं छूट रहा। अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इन सिचुएशन में आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, और एक छोटी सी अमेंडमेंट्स और है। हालांकि ये अमेंडमेंट्स उतनी रेलिवेंट नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे, नॉट सो रेलिवेंट फॉर इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। नॉट रेलिवेंट एट इंटरमीडिएट लेवल अमेंडमेंट है ये, लेकिन इसमें जो रेफरेंस आ रहा है ना 148A का, ये इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। स्टिल अमेंडमेंट्स है फाइनेंस एक्ट 2025 की, थोड़ा बहुत तो मैं बताऊंगा ही। एक स्मॉल डिस्कशन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी करेंगे उसमें, डोंट डू। ठीक है, तो सर ये जो सिचुएशंस हैं A B C D E F, इन सिचुएशंस में तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। अगेन ये जो A5 का A का A B C D, इन सिचुएशन में तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अब इसमें सब कुछ आपको रट्टा नहीं मारना है, क्यों, कुछ चीजें इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं। इन पूरे डिस्कशन में तुमको ध्यान रखना है, तो सिर्फ ये ध्यान रखना है एग्जाम में। बाकी मैं सारा पॉइंट डिस्कस करूंगा, लेकिन तुम सोचो ये जो डिस्कशन है यहाँ 5 पुनः नंबर देखो, 1 2 3 4 तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ठीक, अब 5 से लेकर अगले पेज के एंड तक में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सर A और B वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको तो बिना, इनको छोड़ के मत जाना, A और B में जो दिखाना है, और बहुत इजी भी है। मैं आऊंगा, मैं इसमें डोंट वरी आऊंगा। पहले यहाँ कुछ डिस्कशन कर ले आपके साथ, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एग्जांपल्स मैंने पहले से ड्राफ्ट किए हुए, कुछ बातें आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, करता हूं। सर एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ आपके लिए। अपडेटेड रिटर्न मुझे फाइल करनी है 1 फरवरी 2026 को। सर मैं 1 फेब 2026 को अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं। किस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड, किस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। एग्जाम में कोई भी डेट हो सकती है। अब देखो मुझे समझाना है, तो कोई एक डेट बेस में लूंगा। मैंने क्या कोशिश की है, प्रीवियस ईयर 25-26 की एक डेट लेने की। आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27, तो मुझे लगता है कोई एक डेट इंस्टीट्यूट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो 25-26 के बीच का पूछेगा। तो मैंने 1 फरवरी 2026 एक डेट ले लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या मैं इस दिन असेसमेंट ईयर 20-21 का अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। सर मैं रिफंड नहीं क्लेम करना चाह रहा, लॉस की भी रिटर्न नहीं है, मैं उल्टा इनकम डिस्क्लोज करके टैक्स देना चाह रहा हूं। टैक्स भी दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा, एडिशनल इनकम टैक्स भी दूंगा,
सर कहोगे तो लेट फी भी दे दूंगा। आप बताओ मुझे अपडेटेड रिटर्न फाइल करने दोगे कि नहीं? आप ही का फायदा की बात है। सरकार बोलती है नहीं देंगे बेटा, क्योंकि 48 मंथ्स जो है तुम्हारा वो एक्सपायर्ड हो चुका है। सर असेसमेंट ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 19-20, ठीक। इसका एंड क्या है? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर क्या है? 31 मार्च 21। इसमें जब आप 48 महीने जोड़ते हो तो 31 मार्च 25 होता है। तो सरकार बोलती है भाई हमें जो एक्शन लेना होगा हम लेंगे। सरकार के पास ऐसे केसेस में एक्शन लेने के लिए सेक्शंस हैं। सेक्शन 147 है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जो फाइनल के सिलेबस में है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सेक्शन 147। सरकार के पास देखो तुम्हारी इनकम है जिसपे तुमने टैक्स नहीं दिया है। तुम्हारी इनकम है मान लो 20-25 लाख रुपए की इस असेसमेंट ईयर की, जिसमें तुम टैक्स देना चाहते हो। अब कैसे दोगे? अपडेटेड रिटर्न के थ्रू, लेकिन उसको फाइल करने का मौका ही नहीं है। तो सर ये तो तुम्हारे लिए फायदा है कि चलो अपडेटेड रिटर्न है ना, भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स क्यों देंगे। लेकिन सरकार के पास तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए और भी सेक्शंस हैं। फाइनल लेवल पे जब आप जाओगे तो अगर सरकार को पता चल गया कि तुमने 60-70 लाख रुपया, जो भी नियम है बेसिकली वहां पर एक 50 लाख का नियम है, 50 लाख से कम है तो क्या होगा और 50 लाख से ज्यादा है तो क्या होगा। सरकार जब एक्शन लेगी तो सरकार के पास देखना पड़ता है गवर्नमेंट को कि कितनी इनकम छूट गई है टैक्स देने। तो अगर सरकार के पास डेटा है कि असेसमेंट ईयर 20-21 में तुम्हारी इनकम स्किप्ड हो गई है, तुमने टैक्स नहीं दिया, रिटर्न नहीं फाइल किया, तो सरकार के पास ऑप्शन है सेक्शन 147 में। वहां नोटिस आती है। सर 147 की असेसमेंट के लिए पहले नोटिस आती है सेक्शन 148A की, उसके बाद अगर आपका केस फिट होता है तो फिर एक और नोटिस आती है 148 की, फिर असेसमेंट होता है, फिर वहां टैक्स भी लेती है सरकार, पेनल्टी भी लेती है। अगर सरकार तुम्हारी इनकम की इंफॉर्मेशन पकड़े तब, फिलहाल तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है कि तुम असेसमेंट ईयर 20-21 से रिलेटेड अपडेटेड रिटर्न फाइल करो, क्योंकि 48 मंथ्स वाली जो अमेंडेड लिमिट है वो भी क्रॉस कर चुकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। सर अगला असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। क्या हम असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, कैन बी फाइल्ड। क्यों? क्योंकि इसका 48 महीना कहाँ खत्म हो रहा है? 31 मार्च 26 को। और तुम कौन से ईयर में, कौन से मंथ में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो? सर फरवरी 26 में। तो कर सकते हो। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में आया कि तुमने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं की है इस असेसमेंट ईयर 21-22 से रिलेटेड, तुमने पहले ITR 139(1) की भी रिटर्न नहीं फाइल की है, 139(4) की भी रिटर्न फाइल नहीं की है, चलेगा, ITR फाइल कर दो। और अगर पहले फाइल कर भी रखे हो तो भी चलेगा। ये बात तुम्हारे साथ हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अर्लियर रिटर्न इज नॉट फाइल्ड, पहले तुमने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है और 48 महीने की टाइम लिमिट अभी खत्म नहीं हुई है, तो कहता है एक, तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। सर पहले मैंने कोई रिटर्न नहीं फाइल किया, पहली बार मैं अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं अपडेटेड रिटर्न के थ्रू, आप कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 48 महीने तक का टाइम लिमिट है। ठीक, ITRU फाइल करो, ITRU। साथ में अब तुमको जो इनकम तुम रिपोर्ट करोगे, सर अपडेटेड रिटर्न में तुम कोई ना कोई तो टोटल इनकम दिखाओगे ना कि सर मेरे इस हेड से इतनी इनकम आई है, इस हेड से इतनी इनकम आई है। सर अपने इनकम की रिपोर्टिंग करनी है अपडेटेड रिटर्न में। ITRU में आपको हेड्स के अकॉर्डिंग इनकम बतानी है। अब उसमें से तुम डिडक्शन क्लेम करना चाहोगे, तुम्हारी इनकम पर अगर कोई TDS TCS है तो माइनस करना चाहोगे, माइनस करने मिलेगा? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, डोंट वरी। सर रिफंड का केस नहीं बनना चाहिए। मान लो तुम्हारी इनकम पर टैक्स है 5 लाख का, TDS है 1 लाख का, तो घटाने मिलेगा? हाँ मिलेगा ना सर। आपकी टोटल टैक्स में से मैं TDS भी घटाने दूंगा, मैं एडवांस टैक्स भी घटाने दूंगा, तुमको रिलीफ लेना चाहते हो तो मैं रिलीफ भी दूंगा। जैसे नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करते हैं, टैक्स कंप्यूटेशन में मैं एडवांस टैक्स, TDS, रिलीफ घटाऊंगा, बट घटाने के बाद रिफंड नहीं आना चाहिए। लॉस की रिटर्न नहीं है सर, लॉस की तो रिटर्न नहीं है, नहीं है। रिफंड का तो केस नहीं है, नहीं है सर रिफंड का। सर इनकम जब रिपोर्ट करोगे तो उससे रिलेटेड अगर कोई TDS और मैंने उस ईयर में अगर कोई एडवांस टैक्स वगैरह जमा किया है तो हाँ घटाओ ना। घटाने के बाद अल्टीमेटली तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए सरचार्ज सेस के साथ, आ रही है, अमाउंट पॉजिटिव होना चाहिए, रिफंड का केस नहीं होना चाहिए। लॉस की रिटर्न नहीं है, रिफंड का केस नहीं है। और अब तुमने पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, इनकम की रिपोर्टिंग कर रहे हो, पता नहीं एडवांस टैक्स दिए थे नहीं दिए थे, अब रिटर्न तो बहुत लेट हो चुकी है,
तो तुमको 234 ABC का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होगा। ये तो हम लोग नॉर्मली करते ही हैं, ये तो करते ही है। अब एक नई चीज, क्या तुमको एडिशनल इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा, जिसकी चर्चा सेक्शन 140 कैपिटल बी में हो रही है। तुम एग्जाम में इसको पेनल्टी मत बोलना, तुम एग्जाम में इसको पेनल्टी मत बोलना, तुमको एडिशनल इनकम टैक्स जमा करना पड़ेगा जो तुम्हारा। अब देखो, तुमने पहले नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक, तुमने पहले नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं की, तुमने बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल की। अब तुम 3-4 साल के बाद क्या फाइल कर रहे हो? अपडेटेड रिटर्न। तो तुम्हारी इनकम से रिलेटेड टैक्स दो, इंटरेस्ट दो, दे दिया। अब उसमें एक साथ एक और टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है एडिशनल इनकम टैक्स। कहां चर्चा हो रखी है सर इसकी? सेक्शन 140 कैपिटल बी में, पेज नंबर, जो टेबल है पेज नंबर 15.28 पे एक टेबल है। वो टेबल जो है वो बोलता है अगर तुम्हारी डिले 12 महीने की है, अप टू 12 मंथ्स, 12 महीने की डिले है, अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। सर, असेसमेंट ईयर का एंड होने के बाद देखो, तुमको रिटर्न फाइल करनी है कौन सी? अपडेटेड। तुम उसको मैक्सिमम कितने महीने तक फाइल कर सकते हो? 48 महीने तक। बट 48 के पहले भी तो फाइल कर सकते हो। सर मैं ठीक है ना, वो बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट थी उसके ठीक बाद मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर दो। सर मैं एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 12 महीने के अंदर ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है, तो तुमको 25% का एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। अगर 12 महीने से ज्यादा है बट 24 महीने और उससे कम है, तो तुमको 50% का एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। अब आप 48 तक भी जा सकते हैं, तो सर 36 महीने तक, 24 महीने से अधिक बट 36 महीने तक आप आ जाते हैं अपडेटेड रिटर्न लेके, तो आपको हम 60% का एडिशनल टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर 36 महीने के बाद आप आते हैं अप टू 48 महीने तक, तो हम आपको 70% का एडिशनल इनकम टैक्स लगाएंगे। ये एग्जाम नाइट में याद रखना होगा। तुम सर तुम्हारा कौन सा असेसमेंट ईयर है? 21-22। 21-22 का 36 महीना कहां खत्म होता है? 21-22 का 36 महीना खत्म होता है 31 मार्च 2025 को। और 48 महीना कहां खत्म होता है? 48 महीना खत्म होता है 31 मार्च 26 को। तो तुम तो इसी पीरियड के बीच में आए हो, फरवरी 26 में आए हो अपडेटेड रिटर्न लेके। तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो। पहले कोई रिटर्न नहीं फाइल किया है, कोई बात नहीं, इनकम की रिपोर्टिंग करो, उससे रिलेटेड टैक्स सरचार्ज सेस कंप्यूट करो। आपका उस ईयर में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स था, घटा दो। रिलीफ लेनी थी, घटा दो। कोई उसके पुराना ईएमटी क्रेडिट था, घटा दो। रिफंड का केस नहीं बनना चाहिए, नहीं बन रहा है सर। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक। अब मान लो यहां पर टैक्स आया तुम्हारा 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट आया मान लो 20,000 रुपए, तो तुमको यहां पर अब एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 70%। परसेंटेज अगर 12 महीने के अंदर अंदर आ गए, ठीक, तो हम 25% ही लेंगे। 12 महीने के बाद आए 24 महीने तक, तो हम 50% लेंगे। अब 24 महीने की गवर्नमेंट ने ITR-U भरने की डेट अब कितनी कर दी? 48 महीने। तो वहां पर 2 रेंज और बना दिया। 36 महीने के अंदर अंदर आ जाओ 60%, 48 महीने के अंदर अंदर आ जाओ 70%। तो तुमको 70% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। किसका 70%? टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। कितना? ऊपर 1 लाख का टैक्स है, प्लस इंटरेस्ट है 20,000, और उस पे 70%। ये और कैलकुलेट करके देना होगा, 84,000 रुपए और देना पड़ेगा। पेनल्टी है लेकिन बोल नहीं रही है गवर्नमेंट। अच्छा, अगर गवर्नमेंट पकड़ लेगी तो इसका 200% पेनल्टी है। 1 लाख टैक्स और उसका 200% यानी 2 लाख का पेनल्टी, जो फाइनल में आप पढ़ोगे। इनकम स्केपिंग असेसमेंट 147 और उससे रिलेटेड पेनल्टी, वो सब में मैं नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूं अभी तुमको 1 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट 20,000 प्लस एडिशनल इनकम टैक्स 84,000 रुपए में काम चल जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट पकड़ेगी तो तुमसे 1 लाख पर 2 लाख की पेनल्टी लेगी। तो गवर्नमेंट बोलती है आगे हम पकड़ेंगे, ये तुमको पता है, तुम अपने से आ जाओ, एडिशनल इनकम की रिपोर्टिंग कर दो अपडेटेड रिटर्न में। टैक्स इंटरेस्ट तो देते ही थे, थोड़ा सा एडिशनल इनकम टैक्स दे दो फाइन के नाम पर। लेकिन हम इसे फाइन नहीं बोल रहे हैं, हमने एक नया सेक्शन डाल दिया 140B। फाइन ही है, एक तरह से पेनल्टी ही है, लेकिन हम ना तो इसे फाइन बोल रहे हैं ना पेनल्टी बोल रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं? एडिशनल इनकम टैक्स। ठीक, क्लियर? अच्छा, मान लो आपका टैक्स बन रहा था कितना? 1,60,000।
अब उसमें से तुम्हारा 60,000 का टीडीएस था तो घटाने मिलेगा? हाँ सर घटाने मिलेगा। 1,60,000 जो टैक्स बन रहा था वो इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस बन रहा था। फिर जो तुमने इनकम की रिपोर्टिंग की है अपडेटेड रिटर्न में उसमें टीडीएस है 60,000 का तो घटा दिए। नेट टैक्स तुम्हारा कितना आया? 1,00,000। अब हमने एबीसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कितना आया? 20,000। एक 20 का 70% कितना? 84,000। ठीक। As ITRU is being filed after the expiry of 36 months from the end of the assessment year but before 48 months, ये एग्जाम का नोट हो गया। और सुनो, एक चीज और देनी पड़ेगी। क्या? लेट फी देनी पड़ेगी तुमको 1,000 या 5,000 डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा टोटल इनकम और वो 5 लाख वाली लिमिट जो हम लोग पढ़ते हैं। बोला सर लेट फी देनी पड़ेगी यहाँ पे? हाँ देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुमने पहले कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है। ITRU तुम्हारी फर्स्ट रिटर्न है, तुमने पहले कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है, इसीलिए तुमको एक लेट फी भी देना पड़ेगा। ठीक। सर अगर मैंने पहले कोई रिटर्न फाइल की हुई है तो, अगर मैंने 139(1) या 4 मैंने रिटर्न फाइल कर रखी है तो लेट फी तो तुमको अब जो है लेट फी वो नहीं देना होगा अपडेटेड रिटर्न के साथ, क्योंकि तुम पहले रिटर्न फाइल कर चुके हो। लेकिन टैक्स तो देंगे जो भी तुमने एडिशनल इनकम रिपोर्ट की है। सर पहले रिटर्न फाइल कर चुके हो, अब तुम एडिशनल इनकम की रिपोर्टिंग कर रहे हो किसमें? ITRU अपडेटेड रिटर्न के थ्रू। तो उससे रिलेटेड जो टैक्स है, फिर उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट जो तुम्हारा रिवाइज होगा एबीसी का। सर इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, इतना इंटरेस्ट है, इतना टैक्स है, तुमको कैलकुलेट नहीं करना। बहुत इजी लेवल पे क्वेश्चन आता है इंटरमीडिएट में, फाइनल लेवल में तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट की कॉम्प्यूटेशन तुम्हारे सिलेबस में जितनी थी वो मैंने एडवांस टैक्स की क्लास में बता दी, उससे ज्यादा नहीं है। सर टैक्स जो दोगे, तुमने जो एडिशनल इनकम रिपोर्ट की अपडेटेड रिटर्न, उसके कारण तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, दे दो। अब इंटरेस्ट को तुम रिवाइज करोगे एबीसी, दे दो सर इंटरेस्ट। ठीक। टैक्स प्लस इंटरेस्ट ड्यू टू एडिशनल इनकम रिपोर्टेड इन ITRU। अब तुम एडिशनल टैक्स दे दो, वही क्या तो 25% दोगे या 50% दोगे या 60% दोगे या 75% दोगे, डिपेंडिंग अपॉन तुम ITRU कब फाइल कर रहे हो, 12 महीने के अंदर, 24 महीने के अंदर, 36 महीने के अंदर या 48 महीने के अंदर। हाँ ओनली, मतलब मैं यहां कह रहा हूं कि तुमको लेट फी देने की कोई जरूरत नहीं है। लेट फी 1,000 5,000 तुमको देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अपडेटेड रिटर्न से पहले तुम ITR फाइल कर चुके हो। पहले 139(1) फाइल किए होगे तो वहां लेट फी नहीं दिए होगे, कोई बात नहीं, अभी लेट फी नहीं लगेगा। अच्छा पहले 139(4) फाइल किए होगे तो पहले वहां लेट फी दे चुके हो। अगर तुमने पहले रिटर्न फाइल कर रखी है तो अभी लेट फी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहली बार तुम रिटर्न फाइल करोगे तो टैक्स, इंटरेस्ट, एडिशनल इनकम टैक्स के साथ लेट फी भी जमा करना पड़ेगा। ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। आप जब अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे ना तो लेट फी की बात बच्चों को पता नहीं है कि लेट फी अपडेटेड रिटर्न के साथ देंगे या नहीं देंगे, देंगे तो कब देंगे। तो ये एक्स्ट्रा चीज आपके फ्रेंड्स सीनियर्स में हो सकता है कंफ्यूजन। आपके जो फ्रेंड्स जिनके साथ आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, लाइब्रेरी में, ग्रुप में, कहीं भी किसी भी फ्रेंड के साथ डिस्कशन करते हुए आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर मान लो यूट्यूब पे कोई रिविजनरी क्लास देखोगे, है ना, जल्दी जल्दी वाली, तो लेट फी का डिस्कशन कोई नहीं करते जबकि ये सिलेबस का पार्ट है। तो लेट फी अपडेटेड रिटर्न के साथ जमा करनी है कि नहीं करनी है? करनी है। कब? जब पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं हुई। एक। दूसरा, ये जो परसेंटेज लगाएंगे 25, 50, 60 और 70, इसके अंदर टैक्स और इंटरेस्ट ही खाली लेंगे बेस में, और टैक्स के अंदर सरचार्ज सेस रहेगा, यानी टैक्स जो निकालेंगे सरचार्ज सेस के साथ निकालेंगे, उसमें इंटरेस्ट जोड़ के फिर परसेंटेज लगाएंगे। वहां आप परसेंटेज लगाते समय जो बेस लेंगे वहां आप लेट फी नहीं लेंगे, लेट फी अलग से लेंगे। ठीक। अच्छा टैक्स में टीडीएस एडवांस टैक्स माइनस कर देना, हाँ कर देना। उसके बाद आप 70% या 60% या 50 या 25 लगाना। अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, डोंट वरी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो अभी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स, ये एग्जाम में 5-6 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। ये जो आज का टॉपिक हम लोग उठाए हैं अपडेटेड रिटर्न, जिसमें हम लोग 139(8)A डिस्कस कर रहे हैं, 140B डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके एग्जाम का 5-6 मार्क्स का टॉपिक है। एग्जाम नाइट एबीसी एनालिसिस करके पढ़ने वाले बच्चों, ये एक कैटेगरी का टॉपिक है रिटर्न चैप्टर के अंदर, तो गलती से भी इसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक, डन। वीडियो रोक के लिख लिया। एबीसी एनालिसिस करके बच्चे पढ़ने वाले एक कैटेगरी का एग्जाम नाइट रिवीजन मस्ट है, 5-6 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ये सारा।
एडिशनल इनकम टैक्स को आप फाइन भी नहीं बोलेंगे एग्जाम में, फाइन नहीं है ये, पेनल्टी नहीं है, ये एडिशनल इनकम टैक्स है टू बी पेबल अंडर सेक्शन 140 कैपिटल बी। इसका बेस में क्या लेते हैं, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। टैक्स के अंदर सरचार्ज होता है, सेस होता है, हाँ होता है, टैक्स को इंटरेस्ट के साथ जोड़ के फिर परसेंटेज लगाते हैं, फिर उसके अलावा तुमको कोई फी देनी है, किसी और बात पे कोई पेनल्टी देनी है तो कैलकुलेशन का एक तरीका है। डन डन, ये लिख ही चुके थे इधर, 3 और 4 से रिलेटेड पॉइंट लिखवाई दिया था इधर। सर अगर आपके पास इनकम है लेकिन आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो आईटीआर में, अपडेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हो, या फाइल करने का टाइम जा चुका है जैसे कि असेसमेंट ईयर 2021, तो भी डिपार्टमेंट के पास एक्शन लेने के लिए 147 सेक्शन है जो इंटरमीडिएट सिलेबस में नहीं है। वहां नोटिसेज आती हैं, 148A की पहले आएगी, उसके बाद 148 की आएगी और फिर उस पर असेसमेंट होगा 147 का, जिसको बोलते हैं इनकम स्केपिंग असेसमेंट। फाइनली फ्लो यही है आपका। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। फी की बात हो गई, कब देनी है कब नहीं देनी है, और ये जो परसेंटेज लगाना है एडिशनल इनकम टैक्स के लिए वो उसका बेस क्या होगा, ये बात हो गई आपके साथ। सर यही चीज यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया। असेसमेंट ईयर 21-22 का एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर कब है, 31/3/22। तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो कब, सर 1 जून 2022 को कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो 12 महीने कहाँ खत्म होते हैं, सर इसका 12 महीने कहाँ खत्म हो रहा है, 12 महीने खत्म हो रहा है तुम्हारा 31 मार्च 23 को, तो उसके पहले ही तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो तुमको एडिशनल इनकम टैक्स 25% देना है। बेस क्या होगा, टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज सेस प्लस इंटरेस्ट बेस होगा, जिस पर ये परसेंटेज लगाएंगे। उस बेस में फी पेनल्टी नहीं लेंगे, टैक्स सरचार्ज सेस लेंगे। ठीक सर, अगर मैं अपडेटेड रिटर्न थोड़ा और लेट से जाऊं तो 1 नवंबर 2023 को, तो सर ये 12 महीना क्रॉस कर गया लेकिन 24 महीने के अंदर है, 31 मार्च 2024, तो 50% है एडिशनल टैक्स। सर और थोड़ा आगे जाऊं तो 60% है, क्यों, क्योंकि ये 36 महीने के अंदर है, 31 मार्च 2025 को 36 महीने खत्म हो रहे हैं, ये 1 मार्च है। थोड़ा और आगे जाऊं तो 48 महीने कहाँ खत्म हो रहे हैं सर, 31 मार्च 2026 को, और मैंने ठीक 31 मार्च 2026 को अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल की है सेक्शन 139(8A) वाली, तो उस समय फिर 70% का एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा। कौन से सेक्शन बोलता है, 140 कैपिटल बी। सर एक और अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं 11 अप्रैल 2026 को, किस असेसमेंट ईयर के लिए, 21-22 के लिए, नहीं कर सकते क्योंकि 48 महीने खत्म हो चुके हैं, नहीं कर सकते। ठीक, लिखिए इसको। ये आपको अच्छा रिवीजन करा देगा, रिवीजन के लिए रखना जरूर इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर ये एग्जाम्पल आपके लिए मैंने ड्राफ्ट किया है एग्जाम से, एक बार इसको लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल है एग्जाम ओरिएंटेड, मैंने बेस में आप ही का प्रीवियस ईयर लिया है, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। बेस्ड ऑन फाइनेंस एक्ट 25 चल रहा हूं, बजट 26 की चीजों को मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि वो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं। एक बार इस एग्जाम्पल को लिखिए फिर मैं समझाता हूं। लिखा बच्चों ने, सर बहुत सिंपल है, आप ही के प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का एग्जांपल है। से आपका आरओआई ड्यू डेट कितना है, 31 जुलाई 2026। ठीक, अब हम डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे
कि सर समझने के लिए जो अभी तक क्लास में सीखा आपने 139(1) भी पढ़ चुके, 139(4) भी पढ़ चुके और अभी मोटा मोटी 80% आपका हो चुका है कौन सा अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट। ठीक सर, प्रीवियस ईयर 25-26, असेसमेंट डेट 26-27, इसका आरओआई ड्यू डेट 31 जुलाई 2026 से। सर आरओआई की ड्यू डेट कहां से आती है? 139(1) से। ठीक, आगे ड्यू डेट 31 जुलाई। मान लो आपके पास हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और या फिर आपके पास बिजनेस इनकम है लेकिन आपका ऑडिट नहीं होता है, तो सेक्शन 139(1) क्या कहता है? आपका ड्यू डेट क्या होगा? 31 जुलाई। ठीक, अब आपने रिटर्न कब फाइल की है? 1 जुलाई 2026। तो सर ये तो टाइमली फाइल कर दी आपने, तो आरओआई ड्यू डेट के पहले पहले फाइल कर दी। सर सर 139(1) वाली रिटर्न कहलाएगी ये, आपको सिर्फ यहां टैक्स जमा करना है। अब टैक्स जमा कर दो, रिटर्न फाइल कर दो। क्या आपको 234A का कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा। क्या आपको 234F का कोई लेट फी लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन से आरओआई ड्यू डेट के बाद आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो कब? 1 नवंबर 2026 को। कब तक कर सकते हो? सर आपको जो क्लास में पढ़ाया है, आप 31 दिसंबर 2026 तक अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। बजट 2026 नहीं देख रहा मैं। ठीक, 139(4) बिलेटेड रिटर्न आरओआई ड्यू डेट के बाद आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। तो सर 1 नवंबर 2026 को फाइल कर दी, तो आपका ये बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा 139(4). अब आप यहां टैक्स भी दो, आप यहां 234A का इंटरेस्ट भी दो, आप यहां पे लेट फी भी दो 234F की। डन। अब लेकिन अगर आप रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल करना चाहते हैं, सर आफ्टर 31 दिसंबर 2026 अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो अब एक ही रास्ता है आपके पास। हालांकि एक और रास्ता है, वो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना, फाइनल वालों को भी नहीं पढ़ना, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। सर सेक्शन 119 सीवीरिटी के पास जाके एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन दे दो और फिर मान लो आपको रिफंड वाली रिटर्न फाइल करनी है, मान लो आपका टीडीएस और रिफंड का केस। सर ये एग्जाम में डिस्कस मत करना, नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम। मान लो आपका टीडीएस और रिफंड का केस है लेकिन आपने 139(1) की रिटर्न फाइल नहीं की, ड्यू डेट जा चुका। उसके बाद बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं की 139(4) की, उसका भी ड्यू डेट जा चुका। अब हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? आप रिफंड के लिए अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो फिर क्या सर अब मैं रिफंड ही नहीं ले पाऊंगा, डूब गया मेरा पैसा? नहीं, एक रास्ता है, लास्ट ऑप्शन। सेक्शन 119 में सिविलिटी को आप एप्लीकेशन दो और अपनी रिटर्न, फिर आपको सिविलिटी एप्लीकेशन अप्रूव कर देगी तो आप रिटर्न लेट से फाइल करके रिफंड ले सकते हो। प्रैक्टिकली कंसल्टिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये ना तो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है ना फाइनल लेवल पे पढ़ना है, तो एक चर्चा की मैंने प्रैक्टिकल लाइफ की, नॉट फॉर एग्जाम्स। सर अब एग्जाम के लिए 31 दिसंबर 2026 बिलेटेड रिटर्न का मेरा कट ऑफ डेट था, अब उसके बाद रिटर्न फाइल करना चाहता हूं सर कब? 1 फरवरी 2027 को। लेकिन अभी मेरा असेसमेंट ईयर खत्म नहीं हुआ है, एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। सर मेरा अभी असेसमेंट ईयर 26-27 का जो एंड है, सर एंड ऑफ असेसमेंट ईयर जो हम लोग बोलते हैं 31 मार्च 27, अभी वो फिनिश नहीं हुआ। लेकिन मेरा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जा चुका। मैं 1 फरवरी 2027 को मेरा बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट जा चुका। मैं 1 फरवरी 2027 को अपना रिटर्न 31 दिसंबर के बाद बट 31 मार्च से पहले पहले फाइल करना चाहता हूं। अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। आपको असेसमेंट ईयर एंड होने का वेट नहीं करना है। गवर्नमेंट क्या कहती है? एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के 48 महीने तक रिटर्न फाइल कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न। उसमें जनवरी फरवरी मार्च भी कवर्ड है। सर आप जनवरी 27, फरवरी 27 और मार्च 27 इस 3 महीने में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर एंड हो जाने दो उसके बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल करना। ये कहा गया है कि एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के 48 महीने के अंदर अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है। सर मैं ठीक 31 दिसंबर के बाद बिलेटेड रिटर्न का जो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर, उसके ठीक बाद जनवरी फरवरी मार्च में अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं, कर सकता हूं कि नहीं सर? आंसर इज यस, कर सकते हैं।
लेकिन अब इसमें आपको टैक्स इंटरेस्ट के साथ एडिशनल इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। वो 140 कैपिटल बी वाला एडिशनल इनकम टैक्स 25% टैक्स प्लस इंटरेस्ट। क्योंकि सर 12 महीने आपके कहाँ खत्म हो रहे हैं? 31 मार्च 2028 को, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 12 महीने। सर वो कहाँ खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2028 को। आप कब अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? 1 फरवरी 2027 को। अभी आपका असेसमेंट ईयर भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 31 दिसंबर का कट ऑफ डेट जा चुका है। सर आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट आप टैक्स भी देंगे, जो टोटल इनकम आप रिपोर्ट करेंगे अपनी अपडेटेड रिटर्न में एक्स्ट्रा, वो उस पर इंटरेस्ट, और टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% क्या होगा? एडिशनल इनकम टैक्स। अब लेट फी देना है कि नहीं देना है? तो सर लेट फी कब देंगे? जब पहले कोई रिटर्न 139(1) या 4 में फाइल नहीं की है, तब लेट फी देना है। लेट फी इफ नो अर्लियर रिटर्न। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल कर रखी है तो अब लेट फी नहीं देना। अगर ये पहली रिटर्न है, पहली बार आप डेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको लेट फी देना है। तो ये एक मैंने स्पेशल केस डिस्कस किया कि सर क्या हमें एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर का वेट करना, उसके बाद ही हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं? तो सर अगर आरओआई का ड्यू डेट नहीं गया है, देखो आरओआई का जो ड्यू डेट है वो नहीं गया है, तो 139(1) की रिटर्न फाइल करो। उसके बाद 31 दिसंबर तक तुम बिलेटेड रिटर्न फाइल करो। 31 दिसंबर के बाद तुम अपडेटेड रिटर्न कभी भी फाइल कर सकते हो, 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो क्या मैं फरवरी 27 को अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं? कर दो, बट यहां तुमको टैक्स इंटरेस्ट के साथ एडिशनल इनकम टैक्स 25% लगेगा। लेट फी लग सकता है अगर पहले तुमने कोई रिटर्न फाइल नहीं की है। तो पहले रिटर्न फाइल कर दी है, चाहे 1 वाली या 4 वाली, तो अब लेट फी फिर नहीं लगेगा। एडिशनल इनकम टैक्स लगेगा 25, 50, 60 और 70। 24 महीने से बढ़ के 48 महीने हो गया है, तो 12 महीने तक अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से, तो 25, 24 महीने तक 50, 36 महीने तक 60 और 48 महीने तक 70। ठीक, लिखिए इसको। थोड़ा बहुत तो लिख चुके थे, अब देखिए इसमें और क्या। सर इंटरेस्ट में 234B और C भी हो सकता है अगर आपने एडवांस टैक्स की कोई मिस्टेक की है तो। यहाँ पर 234B प्लस 234C हो सकता है इफ मिस्टेक की है आपने किसमें? मिस्टेक इन एडवांस टैक्स, वो मैंने आपको बता रखा है। सर अगर रिटर्न तुम टाइमली भी फाइल कर दो तो भी तुमको B और C लग सकता है अगर तुमने एडवांस टैक्स पे करने में कोई गलती की है। ये चीज तो तुमको एडवांस टैक्स की क्लास में सिखा रखी है। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। मोटा मोटी जितना डिस्कशन करना था वो मैंने आपके साथ कर दिया। सर अब वापस आते हैं इधर। यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने एक एक करके इसमें डिस्कस कर दिया है। सर ये चीज एग्जाम नाइट में करके ही जाना है। पॉइंट नंबर 2, 3 ऐसी सिचुएशन है यहाँ जहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, जहां रिफंड का केस है, जहां लॉस की रिटर्न जा रही है, या फिर जहां पर आपकी टैक्स की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है पहले वाले रिटर्न से। ठीक, डन। तो ये दूसरा नंबर पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ही रखना है एग्जाम्स के इस पेज पे। सर ये, सर अब ये चीज आप देखो, ये मैंने टेक्स्ट डाला है, जो एक्चुअल टेक्स्ट है लॉ का 139(8)A का, वो मैंने डाला हुआ है। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो ये सीए वाले स्टूडेंट को पढ़ना है, ना ये सीएमए वाले स्टूडेंट को पढ़ना है इंटरमीडिएट लेवल पे। तो ये जो पोर्शन है कि अपडेटेड रिटर्न और कहां कहां फाइल नहीं कर सकते हैं, तो अगर टैक्स पेयर के यहाँ अगर यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा हुआ है, यहां से लेकर यहां तक क्या लिखा हुआ है मालूम है? अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फर्निश्ड इन केस ऑफ सर्च और सर्वे। अगर इनकम टैक्स का सर्च और सर्वे होता है किसी एसएससी पे, तो जिस ईयर में सर्च सर्वे हुआ है उस ईयर में और उसके पहले के किसी भी ईयर से रिलेटेड आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। सर किस ईयर की अपडेटेड रिटर्न? कहता है जिस प्रीवियस ईयर में सर्च सर्वे इनिशिएट हुआ है उस ईयर और उसके पहले के किसी भी असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, बाकी सिलेबस में नहीं है। अगर आप स्टडी मैट देखोगे तो ये टेक्स्ट है ही नहीं स्टडी मैट। अगर आप इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट लेवल पे आप अगर अपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देखोगे तो ये टेक्स्ट नहीं है।
फाइनल में है, तो ध्यान रखना है कि एक ऐसा पॉइंट भी है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है कि अगर एसईसी टैक्स पेयर पे सर्च और सर्वे हुआ, इनकम टैक्स का सर्च, इनकम टैक्स का सर्वे, अब सर्च सर्वे आपके सिलेबस में नहीं है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, तो जिस ईयर में रेड पड़ी है इनकम टैक्स रेड, ऐसे समझो इनकम टैक्स, प्रैक्टिकल लाइफ में मूवी सब तो देखे यो आप, इनकम टैक्स की अगर रेड पड़ी है उसी को लीगल लैंग्वेज में या सर्च सर्वे बोल रहा है। सर्वे छोटा रूप होता है, सर्च बड़ा रूप होता है। फाइनल में 3-4 क्लास लगती है इसको समझाने में। अगर एसईसी के किसी भी ईयर में सर्च और सर्वे हुआ है तो उस ईयर और उसके पहले के किसी भी ईयर से रिलेटेड आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, सिलेबस में नहीं है। तो मैंने बता दिया, ध्यान रखना, दिमाग में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक। जैसे रिफंड का केस है, आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, जैसे लॉस का रिटर्न है, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। सर क्या बताया पिछली क्लास में, ये इंटरेस्टिंग है, पिछली क्लास में क्या बताया, 139(1) फाइल कर दी, उसमें कोई गलती हुई 139(5) फाइल कर दी रिवाइज रिटर्न, फिर उसमें कोई गलती हुई तो आप 139(5) दोबारा फाइल कर सकते हो, अगेन कैन बी फाइल्ड, कर सकते हो, ये बताया पिछली क्लास में। अब ध्यान से सुनो, अब आगे जाके मैंने अपडेटेड रिटर्न फाइल की 139(8) की ITR U फाइल्ड। सर और कुछ गलती मिली आगे, सर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक मैंने 139(1) फाइल कर दी, उसमें कुछ गलतियां मिली तो मैंने 139(5) फाइल कर दिया रिवाइज रिटर्न, फिर से गलतियां मिली, 31 दिसंबर नहीं आया तो मैंने फिर से सर रिटर्न रिवाइज कर दी इसको। मान लो ये किया है तुमने 1 जुलाई 2026 को, प्रीवियस ईयर 25-26 का केस, 1 जुलाई 2026 को सर रिटर्न फाइल की, उसमें कोई गलती मिली तो मैंने रिवाइज कर दिया 15 जुलाई 2026 को। ROI ड्यू डेट से पहले रिवीजन कर सकते हैं, हाँ कर दो। फिर और गलती पता चली तो सर मैंने 15 दिसंबर 2026 को रिटर्न रिवाइज कर दी, और सर इनकम की रिपोर्टिंग करनी बच गई थी, आगे जाके और पता चला कि इस प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की मैंने इनकम कुछ रिपोर्ट नहीं की 8-10 लाख रुपए की, तो मैंने ITR U फाइल कर दिया। आगे जाके सपोज करो 1 नवंबर 2027 को सर मैं एक बार और फर्दर ITR U फाइल करना चाहता हूं, अगेन मुझे कुछ और गलती पता चली है, सर मैं और एक ITR U फाइल करना चाहता हूं, नॉट परमिटेड। आप ITR U एक ही बार फाइल कर सकते हैं किसी एक असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 25-26। एक बार आपने 139(1) फाइल कर दी, रिवीजन करना है 139(5) फाइल करो, फिर से रिवीजन करना है फाइल कर दो, असेसमेंट नहीं हुआ 31 दिसंबर नहीं आया, बता रखा है पिछली क्लास में, ठीक। अब तुमको फिर और गलती पता चली, तुम ITR U फाइल करना चाहते हो, कर दो, वंस कर दिया। अब दोबारा आप फाइल करना चाहते हो क्योंकि तुमको एक और गलती मिली है, सर एक और इनकम की रिपोर्टिंग करनी है, 2028 में जाके पता चला, सर गवर्नमेंट कहती है बार बार हम आपको ITR U फाइल करने नहीं देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बोला, ये एग्जाम नाइट के लिए ध्यान रखना। क्या, नो अपडेटेड रिटर्न कैन बी फर्निश्ड फॉर एनी रेलिवेंट प्रीवियस असेसमेंट ईयर, कब, इफ ऑलरेडी तुमने अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर दी है अंडर दिस सबसेक्शन फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट, यानी बार बार आपको ITR U फाइल करने नहीं दिया जाएगा। ITR 2 वंस फॉर वन असेसमेंट, एक असेसमेंट ईयर के लिए एक ही बार ITR U फाइल करना, ठीक, क्लियर। अब बोलता है अगर किसी असेसमेंट ईयर के लिए ऑलरेडी असेसमेंट पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुका है, सर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिकॉम्प्यूटेशन, अब ये कोई भी चीज आपके सिलेबस में नहीं, सर जो असेसमेंट होती है 143(3) की होती है या फिर 144(4) की होती है, पिछली 2 क्लास में आप मेरे से सुन रहे हैं, रीअसेसमेंट 147 की होती है। अगर पर्टिकुलर किसी असेसमेंट ईयर के लिए, सर एग्जाम सिलेबस में नहीं है ये चीज, हाँ ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में है, सर असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए तुमने रिटर्न फाइल्ड कर दिया है, कब, 1 जून 2024 को, ठीक, रिटर्न फाइल्ड। अब उससे रिलेटेड नोटिस आई है, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) की नोटिस आती है, 143(2) की नोटिस आती है, आई नोटिस आई, सर उसके बाद असेसमेंट कंप्लीट हुआ, असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) कंप्लीटेड,
सर मान लो तुमने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल करने के बाद नोटिस आई जो भी नोटिस आई 143(2) की आई, 142(1) की आई, बेसिकली असेसमेंट के लिए, इस असेसमेंट के लिए ये नोटिस आती है 143(2). मेरा कहना है असेसमेंट कंप्लीट है। तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा मालूम है? असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट है कब, ये आपको डेट एक दे देगा। मान लो एग्जाम में से 30 सितंबर 2026 एक डेट आई एग्जाम में ये लिखा हुआ है कि असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए तुमने रिटर्न फाइल की थी, उसके बाद तुम्हारा असेसमेंट 143(3) का कंप्लीट हो गया 30 सितंबर 2026 को। अब तुम आगे जाके मान लो 1 अगस्त 2027 को ITR U फाइल करना चाहते हो फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अगर किसी असेसमेंट ईयर का असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है तो उससे रिलेटेड ITR U आप फाइल नहीं कर सकते, ये तुमको ध्यान रखना है। अब असेसमेंट कंप्लीट हो गया हो या री असेसमेंट कंप्लीट हो गया हो और या फिर पेंडिंग हो, पेंडिंग वर्ड भी है। पेंडिंग, सर पेंडिंग कैसे होता है? इफ नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) इज issued means assessment is pending, आप ITR U फाइल नहीं कर सकते। सर मान लो इसी असेसमेंट ईयर के लिए इफ नोटिस अंडर सेक्शन, देखो एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सब चीज, बट अब 3 लाइन आपके सिलेबस में तो पढ़ाना जरूरी है। एक्चुअली असेसमेंट कंप्लीट तो असेसमेंट के सेक्शन होते हैं 143(3), 144, 147, अब वो सब सेक्शन में है नहीं, उसके जो नोटिसेस के सेक्शन है वो भी नहीं है। सर अगर नोटिस 148 में इशू होती है, इफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज issued means assessment under section 147 is pending। सर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। बट एक चीज और होता है जो ध्यान रखना, एक चीज और होता है ध्यान रखना, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए वो बता रखा है मैंने पिछली 2 क्लास में, रिटर्न इज फाइल्ड ऑन 1 जून 2024, ठीक। उसके बाद इंटीमेशन आया है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) इशूड आया है कब? मान लो 1 फरवरी 2025 को। अब तुम आगे जाके 31 दिसंबर 2026 को ITR U फाइल करना चाहते हो, कैन बी फाइल, कैन बी फाइल। ये पिछली 2 क्लास में मैंने तुमको बता रखा है कि 143(1) की इंटीमेशन जो आती है ये नोटिस, इसका मतलब ये नहीं कि असेसमेंट है। इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट, ये मैंने आपको बोला हुआ है। इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट, इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट। तो अगर आपने किसी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड रिटर्न फाइल कर रखी है और गवर्नमेंट ने उस रिटर्न को प्रोसेस करके इंटीमेशन इशू किया 143(1) का, तो आप ITR U फाइल कर सकते हैं। एग्जाम नाइट में ये जरूर देखें। बट अगर किसी असेसमेंट ईयर से रिलेटेड असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है 143(3) की या 147 की, या फिर उस असेसमेंट के लिए जो नोटिस आती है, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), सर 143(3) की असेसमेंट करने के लिए उसकी नोटिस आती है 143(2) की, 147 का असेसमेंट करने के लिए 148 की नोटिस आती है। नोटिस इशूड हो गई मतलब तुम्हारा असेसमेंट पेंडिंग है, पेंडिंग है तो उसके बाद ITR U फाइल नहीं कर सकते, पेंडिंग। सर नोटिस इशू हो गई है तो असेसमेंट पेंडिंग है, ऑर्डर पास हो गया असेसमेंट तो असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। असेसमेंट या री असेसमेंट से रिलेटेड अगर नोटिस इशू हो गई है तो वो केस कहलाएगा पेंडिंग, और AO ने ऑर्डर पास कर दिया है तो कहलाएगा कंप्लीटेड। किसी भी सिचुएशन में आप ITR U फाइल नहीं कर सकते, बी नंबर पॉइंट। और A बोलता है एक बार ITR U फाइल कर दिए तो दोबारा मत करो। सर ये चीज अब कोई भी सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, नॉट इन सिलेबस। तो CDEF भी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पर बोला गया है कि इन सिचुएशंस में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ठीक, क्लियर।
आप पढ़ना भी मत, ऐसे समझो कि इसको आप अपने स्टडी मैट से हटा दो, आप अपने स्टडी मैट से इसको हटा दो, बेकार में पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे, क्या फायदा। जो था मैंने बता दिया। अब सर ये अमेंडमेंट्स सर ये अमेंडमेंट भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सेक्शन 148A आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉट रेलिवेंट एट इंटरमीडिएट लेवल। बट ठीक है, ये अमेंडमेंट है। अब अमेंडमेंट बोल के एमसीक्यू एक स्मॉल डिस्कशन 1 मार्क्स के लिए हो सकता है एग्जाम में फंसा दे, तो ध्यान रखना क्या कि अगर नोटिस इशू हुई है 148 कैपिटल ए की, नोटिस इशू हो गई किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए, बोला गया ना कि आप 48 महीने तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो वहां पे 48 की जगह 36 हो जाएगा। आप 36 महीने के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते अगर उस असेसमेंट ईयर से रिलेटेड नोटिस इशू हो गई है। मान लो असेसमेंट ईयर 22-23 प्रीवियस ईयर 21-22, इसका 36 महीना कहाँ खत्म होता है? 31 मार्च 2026 को। और अगर हम 48 महीना देखें तो कहाँ खत्म होता है? 31 मार्च 27 को। अब तुमने नॉर्मल लॉ क्या पढ़ा कि असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड हम अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? 48 महीना 31 जुलाई 2027, ठीक। अब मान लो यहां पर एक नोटिस इशू हो गई है 1 मई 2026 को, नोटिस अंडर सेक्शन 148A इज इशूड। तो अब तुम्हारा डेडलाइन 36 ही महीने था, मतलब तुम अब इस नोटिस के बाद अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते कि एक तरफ नोटिस आया और तुम 148 कैपिटल है, ये 148 नहीं है, ध्यान रखना, एक अलग सेक्शन है 148, ये 148 नहीं है। अभी पिछले पेज पर क्या लिखाया था? यहां पर लिखाया था अगर तुम्हारे पास नोटिस आती है 148 की तो पेंडिंग माना जाएगा, पेंडिंग, और पेंडिंग में फिर अपडेटेड रिटर्न तुम नहीं फाइल कर सकते, ठीक। लेकिन यहां नोटिस 148 नहीं है, यहां नोटिस है 148 कैपिटल ए। तो सर तुम्हारा असेसमेंट ईयर 22-23 का केस है, 36 महीने की डेडलाइन 31 मार्च 2026 है, 48 महीने की डेडलाइन 31 मार्च 2027 है। लोग क्या कर रहे थे, जैसे ये नोटिस इशू होती थी लोग अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते थे, तो गवर्नमेंट का ये नोटिस इशू करने का पर्पस फेल हो जाता था। टैक्स की चोरी कर रखी है तुमने, कुछ इनकम है तुम्हारे पास 80-90 लाख रुपए की, जिस पर तुमने टैक्स की चोरी कर रखी है, ठीक। गवर्नमेंट के नजर में वो डेटा आया बैंक से, तुमने कोई 80-90 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रखा है जिस पर तुमने टैक्स की चोरी कर रखी है, यानी इनकम में रिपोर्ट नहीं की है। वो डेटा लगा हाथ एओ के, एओ ने तुमको ये नोटिस भेजी 148A की। अब जैसे ये नोटिस भेजी कि पहले 148A आएगा, फिर 148 आएगा, फिर 147 के असेसमेंट, तुम जाके फटाफट क्या कर देते थे? रिटर्न फाइल कर देते थे, क्योंकि रिटर्न अपडेटेड रिटर्न तुम कब तक फाइल कर सकते हो? 31 मार्च 2027 तक। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर ये नोटिस आई है तो अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड आफ्टर 31 मार्च 2026। सर अगर ये नोटिस नहीं आई है और तुमको डर है कि 80-90 लाख रुपए गवर्नमेंट पकड़ सकती है, अंदर से इंफॉर्मेशन आ गई कि वो तुम्हारे खिलाफ है ना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखा, खबरी लाल तो होते ही है, इनकम टैक्स ऑफिस से मेरे खबरी लाल ने खबर दे दिया अब 80-90 लाख रुपए की इनकम जो मैंने कमाई थी ना वो पकड़ रहा है एओ, तो मैं फटाफट क्या करूंगा? 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दूंगा। कर सकता हूं मैं, अगर खुद अपनी तरफ से असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता हूं तो कितना टाइम है? 31 मार्च 2027। बट मान लो इसी बीच में 36 महीने के बाद, लेकिन 48 महीने से पहले अगर मेरे पास कोई नोटिस आ गई है 148 कैपिटल ए की, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, ये नोटिस तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, रट्टा मार लो 1 मार्क्स के लिए, तो फिर मेरा टाइम पीरियड 48 नहीं 36 ही माना जाएगा, और 36 खत्म हो चुका है 31 मार्च 26। उसके बाद ये नोटिस आई है, नोटिस आने से 48 36 में बदल गया। मतलब मोटा मोटी गवर्नमेंट कह रही है भैया नोटिस आई है, नोटिस का जवाब दो, अपडेटेड रिटर्न फाइल मत करो, ठीक। अच्छा नोटिस आई, तुमने जवाब दे दिया, नोटिस आई, तुमने रिप्लाई कर दिया, रिप्लाइड ऑन से, मान लो तुमने रिप्लाई कर दिया 10 मई 2026 को, उसके बाद एओ ने
बोला कि एओ ने ऑर्डर पास करके, ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 ए पास करके बोला ओके फाइन, एसएसी इज करेक्ट। मतलब एक तरह से उसने नोटिस तो इशू की थी, अब तुम्हारे रिप्लाई के बाद अब एओ तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है, तो माना जाएगा कि नोटिस ही इशू नहीं की। ठीक, अब तुम इसके बाद, अब इसके बाद 48 महीने यानी 31 मार्च 2027 तक आईटीआर यू कैन बी फाइल्ड। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात कहां लिखी हुई है देखो यहां, बट वेयर द ऑर्डर इज पास्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 148 डिटरमाइनिंग इट इज नॉट अ फिट केस टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148। मैंने क्या बोला था, पहले नोटिस आती है 148 ए की, फिर नोटिस आती है 148 की, फिर असेसमेंट होता है 147। अभी पीछे क्या बताया कि अगर असेसमेंट हो चुका है 147 का तो तुम आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते, और क्या बताया 148 की नोटिस आई है तो तुम आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते। बट अभी तो ये दोनों हुआ ही नहीं है, अभी 148 ए की नोटिस आई थी, आई तो मेरा 48-36 में बदल गया, लेकिन उसके बाद एओ बोलता है 148 ए में ऑर्डर पास करके कि नहीं हम आगे अब तुम्हारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे 148 का या 147 का, मतलब मैं एक फ्री बर्ड हूं। माना जाएगा कि एक नोटिस आई, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला नोटिस मैंने गलती से भेज दी थी, मेरे रिप्लाई उसको सेटिस्फैक्टरी लगा, तो अब वापस मुझे 48 महीने मिल जाएंगे, मैं अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं। कब तक? 48 महीने तक, यानी वापस से मैं 31 मार्च 2027 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता हूं, क्योंकि जो नोटिस आई थी 148 ए की उसका जवाब मैंने दे दिया और मेरा जवाब सेटिस्फैक्टरी था। एओ ने बोला कि नहीं नहीं हम आगे आपके केस को नहीं बढ़ा रहे हैं, हम आगे आपको कोई नोटिस नहीं भेजेंगे 148 की या 147 की, तो फिर ठीक है 48 महीना मेरा जिंदा हो गया। आई कैन ऑलवेज फाइल अपडेटेड रिटर्न अप टू 31 मार्च 2027। तो लोग क्या करते थे, जैसे ही 148 ए की नोटिस आती थी लोग आईटीआर यू भर देते थे, तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसी की तैसी, पहले 148 ए का रिप्लाई दो, हम तुम्हारे 48 को 36 कर रहे हैं तब तक। और गवर्नमेंट ना 36 महीने के बाद ही ये नोटिस भेजती है जनरली बड़े केसेस में। 148 ए की जो नोटिस है गवर्नमेंट पहले 36 महीने खत्म हो जाने देती है फिर भेजती है। अच्छा भेज दी तो 48 हो गया, 36 जा चुका, यानी मैं आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकता, अब मुझे इसका रिप्लाई करना ही पड़ेगा नोटिस का। अब रिप्लाई के बाद अगर मेरा रिप्लाई एओ को सेटिस्फैक्टरी लगा तो वो मेरा केस प्रोसीडिंग्स रोक देगा, मतलब आई कैन ऑलवेज फाइल माय अपडेटेड रिटर्न अप टू 31 मार्च 2027। यही अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट बता दी तुम्हारे सिलेबस में, तुमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि असेसमेंट 148, 147, 148 कैपिटल ए ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब रट्टा कितना मारोगे, पढ़ने के लिए तो बहुत चीजें हैं, और यहां से कोई 4-5 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं आने वाले, 1 मार्क्स बोल दिया। तो मोटा मोटी तुम्हारा जो ये 2 पेज का डिस्कशन था इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स मैंने कर दिया। अब चलते हैं 140 कैपिटल बी के पास, वहां देखते हैं क्या काटपीट मचाना है और क्या क्या हो गया। सर जो काटा है ना गलती से मत पढ़ना, इग्नोर रीडिंग, ठीक। खाली क्या ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स। सर्च सर्वे हो गया है, आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, ये वर्ड ध्यान रखना। सर्च सर्वे इनकम टैक्स की रेट, सर्च सर्वे इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, आप किसी भी असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते जिस ईयर में सर्च हुआ और उसके पहले की, सब फिनिश लॉक डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट डन, नेक्स्ट डन, डन डन डन। ये मैंने समझा दिया है, ठीक, तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो। 48 महीने का पीरियड 36 महीना हो जाएगा अगर एसईसी को 148 ए का नोटिस आया है, बस इतना ध्यान रखना। 36 महीने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते अगर तुम्हारे पास 148 कैपिटल ए की नोटिस आई है तो, ठीक। और अगर फिर उसी में तुम्हारे रिप्लाई के बाद वो ऑर्डर पास कर देता है कि हम आगे तुमको कोई नोटिस नहीं भेजेंगे 148 की 147 की, तो वही 36 वापस 48 हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज फाइल योर अपडेटेड। डन। वीडियो रोक के लिख लिया सर, ये लिख लो, ये जरूर देखना। क्या बताया, बार बार आईटीआरयू फाइल नहीं कर सकते आप।
डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट इसमें क्या बताया कि सर अगर असेसमेंट कंप्लीट है 143.3 का या 144 का या 147 का, या फिर असेसमेंट करने के लिए नोटिस जो आती है वो नोटिस आ चुकी है, मतलब असेसमेंट पेंडिंग है, तो आप दोनों ही केस में फिर उस ईयर की अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जिस ईयर से रिलेटेड असेसमेंट हो चुका है या असेसमेंट के लिए नोटिस आई है। डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर अगर इंटीमेशन आई है तो इंटीमेशन इज नॉट एन असेसमेंट, आप आराम से ITRU फाइल कर सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डन, वीडियो रोक के लिखा। अच्छा, इंटीमेशन का डिस्कशन तो मैंने पिछली क्लास में भी किया है आपके साथ, जब मैंने आपको बिलेटेड रिटर्न पढ़ाया, रिवाइज रिटर्न पढ़ाया। डन, अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा नोट्स से आगे निकलते हैं। कहा 140 कैपिटल बी के पास जाते हैं। पेज नंबर 27, रीड एंड इग्नोर, रीड एंड इग्नोर। सर क्या है इस पेज में? इस पेज में ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूं क्या, कि अगर तुमने रिटर्न पहले फाइल नहीं कर रखी है, फर्स्ट टाइम ITRU फाइल कर रहे हो, तो तुमको लेट फी भी देना पड़ेगी। टैक्स और इंटरेस्ट तो दो गई, तुमको एडिशनल इनकम, एडिशनल टैक्स तो देना ही देना है, एडिशनल टैक्स, तुमको लेट फी भी देना है। ठीक, और यहाँ पर देखो टैक्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट ही लिखा है, यहाँ लेट फी नहीं लिखी है, बाकी तुमसे वो एडिशनल टैक्स मांगेगा। ठीक, अच्छा, तो इस पेज को आप, ये पेज एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है ही नहीं। ये पेज ठीक है, लीगल टेक्स्ट है, प्रोविजंस में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे एग्जाम्स की, नो नीड। इससे कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इस पेज की कोई जरूरत नहीं, तो आप आराम से इस पेज को इग्नोर कर सकते हैं। न मैं पढ़ा रहा हूं न तुम पढ़, ठीक है। सर एडिशनल इनकम टैक्स, बार बार नहीं बोला था तुमको एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, एडिशनल इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और वहां अमेंडमेंट्स भी हैं, तो ये ऑलरेडी मैंने तुमको करा दिया। एडिशनल इनकम टैक्स कंप्यूट करते समय बेस क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उसके अंदर लेट फी नहीं लेंगे, उसके अंदर अगर कोई पेनल्टी है तो नहीं लेंगे। 12 महीने तक 25%, 24 महीने तक 50%, 36 महीने तक 60% एंड 48 महीने तक 70%। तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्सन, यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डन। सर इग्नोर। 234B का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? सर एक जो एडवांस टैक्स की क्लास में सिखाया, बस उतना ध्यान रखना। बाकी जो ये अपडेटेड रिटर्न के क्वेश्चन आएंगे उसमें टैक्स और इंटरेस्ट की फिगर दे रखी होती है, वहां कॉम्प्यूटेशन तुमको नहीं करना है। इंटरमीडिएट लेवल के तुम स्टूडेंट हो, यहाँ चीजें लिखी है, रहने दो, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। ठीक, इग्नोर। सर ये भी इग्नोर, ये भी इग्नोर और ये भी इग्नोर। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्या? एडिशनल इनकम टैक्स कंप्यूट करते समय आपको जो बेस लेना है, जिस पर आप परसेंटेज लगाओगे, उसमें लेट फी और पेनल्टी नहीं लेनी है। टैक्स लेना है एंड सरचार्ज सेस भी लेना है, टैक्स लेना है, सरचार्ज एंड सेस भी लेना है, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तुमको, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न जब भरते हैं तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन रिवाइज होती है ABC की, तो उसमें जो पहले इंटरेस्ट पे कर चुका है वो माइनस कर देना, डिफरेंशियल इंटरेस्ट को बेस में दे देना, वो भी मैंने तुमको यहां बता दिया। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना लो, उतना ही काफी है, ये थ्योरी सब इग्नोर कर दे। तो इस पेज में कुछ भी नहीं करना है। सर कुछ है ही नहीं। ये क्या कहता है? 234C का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्योंकि तुमने पहले अर्लियर रिटर्न फर्निश की थी, अब अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो 234C का जो इंटरेस्ट के लिए आप टैक्स के लिए टोटल इनकम लोगे, वो टोटल इनकम कौन सी लोगे? अपडेटेड रिटर्न वाली लोगे। सर दो टोटल इनकम है ना, एक आपकी टोटल इनकम है, मान लो जो तुमने 139(1) की रिटर्न फाइल की, और एक टोटल इनकम और आ गई आपके पास जो 139(8A) की रिटर्न फाइल की। ठीक, अब जो 234C में हम लोग टोटल इनकम लेंगे और उस पर टैक्स निकालेंगे
और फिर वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो सिखाई है तुमको एडवांस टैक्स की क्लास में, कि तुमने 15% ऑफ योर टैक्स पे किया कि नहीं किया, 45% ऑफ टैक्स पे किया कि नहीं किया। तो जो इनकम लेंगे वो कौन सी इनकम लेंगे, ओरिजिनल रिटर्न वाली या अपडेटेड रिटर्न वाली? तो ऑफ कोर्स अपडेटेड रिटर्न वाली। तो वही बोल रहा है आप इनकम कौन सी लेंगे, अपडेटेड रिटर्न। तो सर अगर ये सब चीजें आपको नहीं भी ध्यान है एग्जाम्स के लिए तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सर ये बोलता है अगर तुमने कोई पहले अर्लियर रिटर्न फाइल नहीं की है, 234A का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय कौन सा टैक्स लोगे? अरे सर टैक्स जो अपडेटेड रिटर्न में हम फाइल किए हैं इनकम, उससे जो रिलेटेड टैक्स आ रहा है उसको बेस लेके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इतनी डिटेल में तुमको जाने की जरूरत नहीं है। एडिशनल इनकम टैक्स कंप्यूट करने के लिए क्वेश्चन में टैक्स का फिगर भी दिया रहेगा, इंटरेस्ट का फिगर भी दिया रहेगा, उन दोनों को जोड़ के उस पर 25, 50, 60 और 70% अप्लाई करना, बस खत्म। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन। वीडियो रोक के लिखा, कुछ है ही नहीं, इग्नोर। ठीक, इग्नोर, प्यार से इसको कट कर दो। डन। ये ऑलरेडी करवा चुका हूं, डन। सर अपडेट, पहले कोई रिटर्न फाइल नहीं किए तो लेट फी देना है, और पहले रिटर्न फाइल कर चुके हो तो सिर्फ टैक्स, इंटरेस्ट और एडिशनल टैक्स देना है, बस। इस पेज की थ्योरी को इग्नोर करो, इग्नोर theory of this page। डन। वीडियो रोक के लिख लिया, डन। अब पहले ये क्वेश्चन कर, ये दो क्वेश्चन करने के बाद हमारा अपडेटेड रिटर्न, एक क्वेश्चन ये करेंगे और एक क्वेश्चन ये करेंगे। दो क्वेश्चन करने के बाद हमारा अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर पैन और आधार का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद हम लोग ये डिस्कशन जो हमारा यहां से पेंडिंग है, यहां से पेज नंबर 15 ऑनवर्ड्स, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कहां तक पेंडिंग है डिस्कशन? 15 से लेकर 21, पेज नंबर 15 से लेकर 21 तक का जो डिस्कशन हमारा अभी तक नहीं क्लास में हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। बट ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग ये दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, पेज नंबर 32 पे आओ, ये क्वेश्चन की रीडिंग कंप्लीट करो। बहुत इजी है, बहुत हलवा। करें डिस्कशन। पढ़ा आपने इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल है। मिस्टर एक्स वुड लाइक टू फर्निश द अपडेटेड रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, सबसे पहले आप 48 महीना देखो कहां खत्म होगा है, 31 मार्च 2027 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे, इन केस ही फर्निश्ड हिज अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम ही वुड बी लायबल टू पे टैक्स 2,50,000। मैंने क्या कहा था एग्जाम में, क्वेश्चन में आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है टैक्स की और इंटरेस्ट की, वो क्वेश्चन देगा आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय, ठीक है। आपकी अब एडिशनल इनकम की जो रिपोर्टिंग है उस पर आपका एडिशनल टैक्स कितना बन रहा है, यानी बेसिकली आपने जो टोटल इनकम दिखाई अपडेटेड रिटर्न उसका टैक्स, और पहले जो आपने टैक्स जमा कर रखा है वो माइनस करने के बाद ये टैक्स आ रहा है कितना, 250 की और देनदारी बन रही है। और मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने नहीं बोलेगा, दिया रहेगा। तो ये दे रखा है 35,000 रुपए टुवर्ड्स इंटरेस्ट आफ्टर एडजस्टिंग ओल्ड टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो तुमने पहले रिटर्न फाइल करते समय पे किया है। मतलब पहले रिटर्न फाइल कर चुके हो तो अब तुम्हें लेट फी नहीं देनी है, जो टैक्स देना है वो तो देना ही है। सर तुमको ये 2,50,000 तो देना ही है, तुमको ये 35,000 रुपए भी देना ही देना है, प्लस अब साथ में क्या देना है, 2,85,000 रुपीज का अब हम परसेंटेज लगाएंगे और क्या निकालेंगे, एडिशनल टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स एज पर सेक्शन 140 कैपिटल। अब कहता है तुम क्या रिटर्न फर्निश कर सकते हो 31 मार्च 26 को? यस कर सकते हैं। सर 28 फरवरी 2027 को? यहां भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। क्यों? 48 महीने खत्म हो गए आपके 31 मार्च को और बोल रहा है 31 मई 2027 को तुम रिटर्न फाइल करना चाहते हो अपडेटेड, ये नहीं कर सकते। तो आपको पहले लॉ लिखना है 48 महीने वाला,
फिर बोलना है 2 डेट में कर सकते हैं, 1 डेट पे नहीं कर सकते, और फिर आपको एडिशनल टैक्स बताना है। तो सर यहां आप 36 महीने के अंदर हो, 24 महीने के बाद यहां आपका जो टाइम पीरियड है वो 24 महीना क्रॉस कर चुका है, बट 36 महीने के अंदर हो, तो यहाँ 60% और यहाँ 70% की कैलकुलेशन। सर पहले थोड़ा सा लॉ लिख दिए, फिर बता दिए कब कब रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कब कब नहीं। फिर आपको एडिशनल जो इनकम टैक्स का प्रोविजंस है कि 60% देना होगा, 70% देना होगा जब तुम रिटर्न फाइल कर रहे हो, अपडेटेड वाली कब 31 मार्च 2026 को, तो 24 महीने जा चुके, 36 महीने नहीं गए, इसीलिए वहां 60% और अगली वाली में 70%, और तुमको ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। अभी मैंने बोला टैक्स को जोड़ दो, इंटरेस्ट को जोड़ दो, उसका 60 और उसका 70, तुमको ये एडिशनल इनकम टैक्स जमा करना हो। साथ में 2, 50 और 35 तो जमा करना ही करना है। अच्छा, एडवांस टैक्स की क्लास में क्या पढ़े हम लोग? अगर आपको याद हो एडवांस टैक्स की क्लास, तो हम लोग वहां क्या पढ़े हैं? नो नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन एडिशनल टैक्स पेएबल अंडर सेक्शन 140B। ये जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 35,000 का, ये 250 के लिए कैलकुलेट किया है। अब जो साथ में 140B के अकॉर्डिंग जो एडिशनल टैक्स पे कर रहे हो आप, कितना 171 या 199,555 199,500, इस पर फिर से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये तुम्हारा टैक्स नहीं है, टैक्स विद सरचार्ज एंड सेस वो ये है 250, जिस पर तुमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अब उन दोनों को जोड़ के तुमको सिंपल परसेंटेज लगा के एडिशनल टैक्स कंप्यूट करना है। उस एडिशनल टैक्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है कि ये एडिशनल टैक्स तुम इतना लेट से पे कर रहे हो तो इस पे फिर से 234A का इंटरेस्ट हो, तो नहीं, वो तुम्हारा बेस टैक्स नहीं है। बेस टैक्स तुम्हारा 250 है और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट यहां तुम कैलकुलेट कर चुके। सर लॉस की रिटर्न है? नहीं। रिफंड का केस है? नहीं। क्या पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं? नहीं। अगर ऐसा कुछ होता कि तुम रिफंड क्लेम कर रहे हो, लॉस की रिटर्न है या पहले अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हो, तो तुम बोलते कि हम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। वो अगला क्वेश्चन बताता हूं, ये बहुत इजी था आपका। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में अगर पूछता है तो मैंने तो 4 लिखा है, 5-6 तक भी जा सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट तुमको बहुत सारे असेसमेंट ईयर दिए थे, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 24, 25। ठीक, अब देखते हैं डेटा क्या बोलता है, फिर एनालाइज करेंगे। कहता है मिस्टर ऋषि 34 साल का रेसिडेंट इंडिविजुअल है। अगर रेसिडेंट ना होता तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एलएलपी सब के लिए है। इसने रिटर्न ही फाइल नहीं की है, किसकी? असेसमेंट ईयर 20-21 की, 21-22 की और 22-23 की। सर यहाँ पर देखो, तुमने इन तीनों साल की पहले रिटर्न ही फाइल नहीं की है, 139(1) या 139(4). ठीक, रिटर्न नहीं फाइल किया है। अब तुम पहली बार अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो लेट फी जमा करना होगा तुमको। अगर तुम 20-21 या 21-22 या 22-23 की पहले रिटर्न नहीं फाइल की और अब तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे, अगर करोगे तो तुमको लेट फी जमा करना पड़ेगा। बट लास्ट वाले जो 2 केस हैं, 23-24 और 24-25, उसमें तुम पहले रिटर्न फाइल कर चुके हो तो वहां लेट फी नहीं देंगे। डन, अब आगे पढ़ते हैं। 23-24 में तुम रिटर्न पहले फाइल कर चुके हो 31 जुलाई 2023 को। ठीक, और तुम ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हो अंडर सेक्शन 139(8A) ऑन 30/4/2025 फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो सर असेसमेंट ईयर 24-25 की ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल्ड है, तो अब दोबारा कर पाओगे? दोबारा तुम अब मई 25 में क्या चाहते हो? इन सभी का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना। तो सर ये तो कैंसिल हो गया, अपडेटेड रिटर्न्स का फाइल नहीं कर सकते। सर इसका 48 महीना कहाँ खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2025 को, और तुम अब अपडेटेड रिटर्न कब फाइल करना चाहते हो? मई 25 में, तो इसका भी तुम अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। सर पहला केस असेसमेंट ईयर 20-21 का तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते क्योंकि 48 महीने जा चुके। डन, लास्ट वाला केस 24-25 का अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते दोबारा क्योंकि पहले एक बार कर चुके हो। डन, अब
21-22 में देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारी जो इनकम तुम रिपोर्ट करना चाहते हो अपडेटेड रिटर्न में, उसका टैक्स बन रहा है 5,60,000 और उस पर टीडीएस है 10 लाख का। तो ये तो तुम्हारा केस रिफंड का बन रहा है, तो रिफंड के केस में भी तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक। अब ऋषि केम टू ने अबाउट द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख विच ही फॉरगेट टू क्लेम वाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। असेसमेंट ईयर 23-24 की पहले तुम्हारी लॉस की रिटर्न है, तुमने रिटर्न फाइल कर रखी है शुरू में, और अब दोबारा एक लॉस की अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो क्योंकि एचपी लॉस दिखाना भूल गए थे। तो सर फिर से तुम इसकी भी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ठीक। मोर ओवर 24-25 में तुम्हारी डिविडेंड की इनकम है 4500 और 4150 की, जो तुमने पहले रिपोर्ट नहीं की है। कोई बात नहीं सर, 24-25 की तुम दोबारा अपडेटेड रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकते, तो ये जो छोटी छोटी डिविडेंड इनकम है जिसको तुम अब रिपोर्ट फर्दर करना चाहते हो, सर इसकी अपडेटेड रिटर्न फाइल करके तुम टैक्स नहीं जमा कर सकते। यहाँ तुमको फायदा, डिपार्टमेंट को लॉस है। अगर डिपार्टमेंट फ्यूचर में 147 में एक्शन ले ले तो ले ले, इतने छोटे अमाउंट के लिए नहीं। और आगे पढ़ते हैं। मई में तुमने नोटिस किया ऋषि ने, अब वो अप्रोच कर रहा है मुझे 16 मई को अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की फॉर सभी असेसमेंट ईयर। सर सारा डिस्कशन हो गया। 23-24 एचपी लॉस के साथ तुम अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, लॉस वाली रिटर्न। लास्ट वाला केस अपडेटेड रिटर्न दोबारा फाइल नहीं कर सकते। 21-22 में रिफंड बन रहा है, नहीं कर सकते। 20-21 का टाइम लिमिट जा चुका। अब एक केस बचा 22-23, इसका तुम कर सकते हो। अब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी 630 की है, तुम्हारा टीडीएस 2 लाख का है और तुम्हारा एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख का है। तो 630 में से तुमको 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। टीडीएस माइनस करने मिलेगा? हाँ मिलेगा। सर अगर तुम इनकम की रिपोर्टिंग कर रहे हो 630, इनकम की रिपोर्टिंग की, उस पर टैक्स बना 630 और उस पर 2 लाख का टीडीएस है, तो माइनस करो ना। रिफंड नहीं होना चाहिए। माइनस करते करते रिफंड हो गया तो रिफंड का अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। लेकिन सर अगर मैं इनकम रिपोर्ट कर रहा हूं, उससे रिलेटेड मेरा 36 का टैक्स बन रहा है और उसी ईयर से रिलेटेड मेरा टीडीएस है, तो घटाने दोगे कि नहीं दोगे? सर उस ईयर से रिलेटेड मेरा एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है, घटाने दोगे कि नहीं दोगे? दूंगा। तो अल्टीमेटली तुम्हारी अब टैक्स लायबिलिटी बन रही है 330 की। ये तो देना ही है, प्लस तुमको 90,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है, प्लस तुमको एक लेट फी देनी है। तुम्हारी रिटर्न कितने की जा रही है? बहुत ज्यादा की जा रही है, तो एक लेट फी भी देनी पड़ेगी 5,000 की। तुम्हारा टैक्स ही 6,30,000 का है, तो टोटल इनकम तो 5 लाख से ज्यादा हुई। प्लस तुमको एक 140B में एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 3,30,000 प्लस 90,000 इंटू अब परसेंटेज। परसेंटेज तुम्हारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 22-23 और अप्रोच कब की हो? मई 25 में। तो अभी तुम्हारा 23, तो 23 के बाद 25-24 महीने चले गए, 36, 60%। 60% क्यों? 24 महीने क्रॉस कर गए, लेकिन 36 महीने। बस यही तुमको लिखना है। अब इसमें अपडेट रिटर्न 48 महीने तक फाइल कर सकते हैं। डिफरेंट असेसमेंट ईयर के लिए आंसर 16 मई को क्या रखेंगे आंसर? तो सर यहाँ रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सर यहाँ पर तुम्हारी टैक्स एडजस्ट करने के बाद, टीडीएस एडजस्ट करने के बाद रिफंड है, तो तुम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। यही बात हुई। 22-23 में 48 महीने नहीं बीते हैं, इसलिए तुम रिटर्न फर्निश कर सकते हो, लेकिन 24 महीने जा चुके, 36 महीने नहीं गए, इसलिए 60% का तुमको टैक्स देना पड़ेगा 420 पे। तुमको यहाँ पर एक लेट फी भी देनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट, यही बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लेट फी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पहले इस ईयर की कोई रिटर्न फाइल नहीं, अगर हुई होती पहले फाइल तो लेट फी 0 हो जाता। सर अगर हमने पहले 139(1) और 139(4) इफ फाइल्ड अर्लियर, तो तुम्हारा फिर लेट फी यहाँ पर क्या हो जाता? लेकिन यहाँ लेट फी भी देना पड़ेगा तुमको। सर 23-24 में, सर 23-24 में तुम्हारा लॉस का इंक्रीज कर रहे हो तुम लॉस को, तो सर लॉस की रिटर्न तो जा नहीं सकती। लॉस को इनकम में बदल देते तो ठीक था, लॉस इंक्रीज कर रहे हो, अपडेट रिटर्न नहीं जा सकती। सर यहाँ एक बार रिटर्न फाइल कर चुके हो, दोबारा कर सकते। ठीक है, तो प्लीज चीजों को ध्यान रखना है आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाते समय। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। मान लो असेसमेंट ईयर 23-24 का
तुमने रिटर्न फाइल कर दिया, ठीक, और वहां पर तुमने रिफंड ले लिया है 50, ठीक, क्लियर। अब रिफंड ले चुके हो ऑलरेडी, असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर दी और तुम ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो। अब तुम इसकी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो। अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हो, मान लो 1 फरवरी 2026 को, और यहाँ तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए बनती है। सर अपडेटेड रिटर्न में जो तुमने टोटल इनकम दिखाया है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए की, तो तुमको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा 50,000 से, तुम 1 लाख तो टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, ठीक, और जो पहले जो तुम रिफंड ले चुके हो 50,000 का गवर्नमेंट से, वो भी तो तुमको यहाँ पे ऐड करना होगा। सर तुम्हारा टोटल टैक्स माइनस टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स एक्सेट्रा 1 लाख रुपए लायबिलिटी बन रही है, और पहले तुम टीडीएस एडवांस टैक्स घटा के रिफंड ले चुके हो गवर्नमेंट से 50,000 का, तो अब जो नई लायबिलिटी बन रही है 1 लाख की और प्लस पुराना वाला रिफंड, दोनों दोगे ना गवर्नमेंट को। तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अगर पहली रिटर्न हमने कोई फाइल कर रखी है से 139(1) की और वहां कोई रिफंड ले रखा है, तो अब जो हम अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे 139(8) की, वहां अगर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें पहले वाला रिफंड जोड़ेंगे, ठीक। अब ये बात नोट्स में कहाँ लिखी हुई है, तो ये बात नोट्स में जो इग्नोर मैंने करने बोला कि ये इग्नोर कर दो, ये इग्नोर कर दो, जरूरत नहीं है एग्जाम्स के लिए, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तुमने पहले कोई रिटर्न फाइल की हुई है, ठीक, रिटर्न फाइल करते समय अगर तुमने पहले कोई रिफंड ले रखा है, रिफंड, तो तुमको वो रिफंड ऐड करना होगा। The aforesaid tax would be increased by the amount of refund if any issued in respect of such a। सर पहले रिटर्न फाइल कर दिया, वहां रिफंड ले लिया है, और अब नई जो रिटर्न अपडेटेड फाइल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुमको टैक्स देना 1 लाख का, तो वो तो दो ही दो, और जो पहले गवर्नमेंट से गलत रिफंड लिए हो वो भी जोड़ोगे, वो ये इम्पोर्टेंट। इसको तुमको मैंने बोला ये पेज को इग्नोर करो, तो इग्नोर करो, मैं पेज को इग्नोर कर दिया, लेकिन अब ये ध्यान रखना जो यहां लिखा है, जो यहां लिखाया है ये ध्यान एग्जाम कि सर अगर मैंने पहले कोई रिटर्न फाइल करके अब रिफंड ले रखा है 50,000 का, ठीक, तो अब मैं अपडेटेड रिटर्न में अगर मेरी लायबिलिटी बनती है 1 लाख की तो वो दूंगा ही दूंगा, साथ में वो जो रिफंड लिया था उसको भी तो ऐड करूंगा। यस करना, ठीक है, क्लियर। चलो सर, तो आपका सारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया, डन। वीडियो रोक के लिखा, डन, 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 डन, डन। इफ रिफंड केस, रिफंड केस, डन, वीडियो रोक के लिखा। सर ये रिफंड वाली बात यहां लिखी, यहां रिफंड। और प्लीज ये ध्यान रखना तुमको रिटर्न फाइल करने से पहले अपने सारे टैक्सेस, इंटरेस्ट, फी और एडिशनल टैक्स जमा करना होगा। ये बात पिछली 2 क्लास में भी हो रखी है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, और टैक्स में आज क्लास क्या पता चला, टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, लेट फी भी है अगर पहले रिटर्न नहीं फाइल किया, और एडिशनल टैक्स भी है। जब तक जमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं होगी। हमारा डिस्कशन कंप्लीट, अमेंडमेंट का डिस्कशन भी कंप्लीट। अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा आधार पैन का डिस्कशन करना है वो करें, तो वहां जो भी टाइम लगेगा। पेज नंबर 50। ब्रेक ले लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी ब्रेक लेना ले लो। अनलिमिटेड व्यू आपके पास रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। अब आप चाहते हो अगला पोर्शन अगले दिन देखना तो भी कर सकते हो। सर आप इस क्लास को, ये क्लास लंबी है, मान लो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ये क्लास लंबी है, अब आप चाहते हो ये जो बैलेंस पोर्शन है अगले दिन देखना, ठीक है, अनलिमिटेड व्यू अगले दिन देख लो तुम कितने कंफर्टेबल। सर ऐसा करें, जो बची हुई क्लास है अब लेक्चर 3 की वो हम अगले दिन देख लें। हाँ देख लो, जिसमें तुम कंफर्टेबल।
ठीक, चलो ब्रेक ले लो प्लीज वीडियो रोक के।